हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माय सेल्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने वाले हैं पाइथन फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। इसके अंदर अपन पाइथन का सब कुछ कवर करेंगे, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे। एंड चलो शुरू करते हैं पाइथन जर्नी को। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप anaconda.com पे जाइए। सबसे पहले अपन को anaconda.com से एनाकोंडा का डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी एनाकोंडा डाउनलोड है। आपको बेसिकली जैसे सिंपल इंस्टॉलेशन होता है वैसे इंस्टॉलेशन करना है, लेकिन याद रखना आपको किस वेबसाइट से करना है, anaconda.com पे करना है। अब आपने यहाँ सुना होगा जुपिटर या जुपिटर नोटबुक का एंड स्पाइडर वगैरह का, तो ये क्या होता है, एनाकोंडा के ही कुछ टूल्स होते हैं जो अपन को मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के अंदर हेल्प करते हैं, जिस तरीके से अपन कोड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर लिया, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एनाकोंडा। बिल्कुल सिंपल सा इंस्टॉलेशन आपको ऐसे ही करना है। डेटा साइंस प्लेटफॉर्म पे जाओ, सॉल्यूशंस पे जाओ, आपको सीधा सीधा वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे भी एनाकोंडा लिखोगे तो आपके पास इधर ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉलेशन करने का एंड आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ही फिर आपने इंस्टॉलेशन कर लिया तो आपको इधर लिखना है स्पाइडर। आपको इधर क्या लिखना है, स्पाइडर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर स्पाइडर लिख लिया। लेट्स सी, अब ये स्पाइडर ओपन हो रहा है एंड आज अपना मोस्टली काम स्पाइडर का होने वाला है। अब लोगों को लगता है कि डिफरेंस क्या है स्पाइडर के अंदर एंड जुपिटर नोटबुक के अंदर। कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। लेकिन जब अपन आईडीएलई की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो अपन स्पाइडर को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जब अपन डेटा को विजुअलाइज करने में एक ऐसा टूल चाहिए होता है जिसमें अपन डेटा को विजुअलाइज कर सके, उसके लिए अपन जुपिटर नोटबुक यूज करने वाले हैं। लेकिन आज अपना काम स्पाइडर से हो जाएगा, तो आज अपन स्पाइडर इंस्टॉल करते हैं। मेरा स्पाइडर खुल चुका है। ऐसा कुछ स्पाइडर का यूआई होता है, राइट। ऐसा कुछ स्पाइडर का आपको यूआई देखने को मिल जाएगा। एंड बेसिकली जब जैसे आप एनाकोंडा डाउनलोड करोगे तो आपको ये टूल सारे के सारे आपकी मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब चलो पहले पाइथन का कोड लिख लेते हैं। टिल नाउ वी हैव कवर्ड की पाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है एंड एनाकोंडा वगैरह का अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब चलो सबसे पहले अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले अपना कोड क्या होता है, 2 मिनट। प्रिंट, सबसे पहले अपना कोड होता है प्रिंट। अब बेसिकली प्रिंट क्या कर रहा है, हेलो हेलो वर्ल्ड। तो देखो सबसे पहले ये प्रिंट क्या काम कर रहा है। प्रिंट का मतलब ये होता है जब भी मुझे टर्मिनल पे या कंसोल पे, इस बॉक्स को मैं क्या बोलूंगी, इस बॉक्स को मैं बोलूंगी कंसोल या टर्मिनल। टर्मिनल पे मुझे चीजों का आउटपुट दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर चीजों का आउटपुट ही नहीं दिखेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा जो भी मैं चीज लिख रही हूँ वो करेक्ट है या नहीं है। तो उस समय अगर मुझे किसी का भी आउटपुट चाहिए होता है तो बेसिकली वो कंसोल पे दिखता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट यूज करा। प्रिंट का क्या मतलब है, जब भी मुझे चीजें डिस्प्ले करानी है कंसोल पे तो मैं प्रिंट का यूज करूंगी एंड देन मैंने इसको रन कर दिया। तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया हेलो वर्ल्ड का। तो बेसिकली प्रिंट किस लिए यूज हो रहा है, कुछ भी चीज डिस्प्ले करानी है कहाँ पर, कंसोल में। कंसोल को अपन टर्मिनल भी बोलते हैं। टर्मिनल के अंदर तो इजीली मैं किसकी हेल्प से करा सकती हूँ, प्रिंट की हेल्प से करा सकती हूँ। कर लेते हैं कमेंट की। कमेंट क्या होता है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि यार जब भी आप वीडियो आपको कैसी लगी हो आप कमेंट कर देना। हर बार तो नहीं बोलती, ये मैं पहली बार बोल रही हूँ। तो कमेंट का मतलब ये होता है कि चीजें मुझे दिखनी चाहिए लेकिन मेरी मशीन को चीज नहीं दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा स्पाइडर को प्रिंट, अभी जैसे मैं प्रिंट करा रही हूँ तो प्रिंट हो रहा है, राइट। अभी जैसे मैं प्रिंट करा रही हूँ तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे अब इस प्रिंट को नहीं दिखाना, लेकिन मुझे प्रिंट दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं रन कराऊंगी तो कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि मैं इस चीज को देख सकती हूँ, मैं देख भी रही हूँ, अपन को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, मेरी मशीन को ये चीज नहीं दिख रही, मेरी मशीन इसको रीड नहीं करेगा, मेरी मशीन सिंपली इस चीज को इग्नोर करेगा। इसको बोलते हैं अपन कमेंट। सबसे पहले तो मैं हैशटैग से बना सकती हूँ और ट्रिपल कोटेशन मार्क से भी मैं क्या कर सकती हूँ, कमेंट बना सकती हूँ। ट्रिपल कोटेशन से भी करोगे तो अपना आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं कमेंट। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब भी ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक लाल लाल आ रहा है। तो लाल लाल का क्या मतलब है, ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये जो भी कोड होता है मेरा, ये कैसा पढ़ता है, लाइन वाइज लाइन कोड को रीड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर C++ की बात करें तो वो कंपाइल लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना बड़ा कोड लिख लूंगी, जब मैं रन करूंगी तब जाके वो मुझे एरर बताएगा। लेकिन पाइथन कैसी है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये लाइन बाय लाइन चीजों को रीड करती है। जैसे अभी एक कोटेशन की एरर है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया तो अब ये एरर हट गया। तो लाइन बाय लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटेड। तो मेरी पाइथन कैसी लैंग्वेज हो गई, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हो गई। कहते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होता है, इफ, एल्स, ये सब क्या है, आपको ऐसा वर्ड्स आपने कभी ना कहीं तो देखे होंगे। इफ, एज अपन कुछ टाइम के बाद में पढ़ने वाले हैं। कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक प्री डिफाइंड या प्रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिनका काम और नाम दोनों फिक्स है। अब काम फिक्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेक का काम क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे में एक वर्ड होता है ब्रेक,
ठीक है, मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वर्ड होता है ब्रेक नाम का। फॉर एग्जांपल ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब भी एक आप अभी ऐसा मान के चलो कि कुछ स्टेटमेंट्स ऑफ अ लाइन चल रही है, मुझे उस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देना है, तो उसका मतलब ब्रेक हो गया। तो ब्रेक का क्या काम है कि वो ब्रेक करेगा, मतलब इस लाइन को, इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, उसको वो ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक का काम क्या है, यही है। मतलब ब्रेक को मैं और कुछ काम नहीं दे सकती, एंड ब्रेक को मैं कभी भी, ब्रेक का नाम मैं ब्रेक क्यों नहीं रख सकती, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, वो कीवर्ड एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका काम और नाम दोनों फिक्स होता है। अब आप आगे आके देखोगे ब्रेक, कॉन्टिन्यू, इफ, एल्स, नल, ये सब क्या है, ट्रू, फॉल्स, ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। अभी तक अपन ने काफी कुछ सीख लिया है। अब अपन बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स काफी अच्छा टॉपिक है एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज बनाई, a इक्वल्स टू, मैंने लिखा 5, मतलब मेरा a एक नाम का, मतलब ये जो मेरा पेन है ये a है, इसका मैंने नाम a रख दिया, और इसके पास वैल्यू क्या पड़ी है, इसके पास वैल्यू पड़ी है 5। तो ये क्या हो गया, a मेरा क्या होगा, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मीनिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को भी कुछ भी वैल्यू असाइन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी को भी वैल्यू असाइन करनी है, मेरे नाम, फॉर एग्जाम्पल नेम, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम प्रांशी है, तो मेरा ये क्या हो गया, जो मेरा नेम हो गया वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया, किसी के अंदर भी मुझे कुछ भी वैल्यू असाइन करनी है, किसी को कुछ भी वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं किस फॉर्म के अंदर करती हूँ, वेरिएबल फॉर्म के अंदर करती हूँ। लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एज अ कंटेनर माना गया है कि ये एक तरीके का कंटेनर है जो वैल्यू को स्टोर कराता है। लेकिन पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल एक कंटेनर ही है, लेकिन ये किसको स्टोर कर रहा है, ये उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं a इक्वल्स टू 5 करा, अब आपको पता चलेगा कि a किस एड्रेस पे पड़ा है। तो एक काम करते हैं अपन, इसका एड्रेस करते हैं। मुझे हमेशा चीज प्रिंट करानी है तो मैं प्रिंट, अगर मुझे कुछ भी कंसोल में चाहिए तो मैं प्रिंट कराऊंगी, फिर मैं लिख दूंगी id एंड फिर मैं लिख दूंगी a। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका एड्रेस क्या है। अब आप देख सकते हो तो इसका एड्रेस कितना बड़ा एड्रेस है। इसका मतलब ये है कि a के पास 5 तो पड़ा है, लेकिन किस एड्रेस पे पड़ा है, 140719444, पता नहीं कितना है, ये इतना बड़ा वर्ड है, उसको मैं क्या बोल दूंगी, इसको मैं बोल दूंगी एड्रेस। तो बेसिकली वेरिएबल्स पाइथन के अंदर क्या होता है, एक कंटेनर ही है जिसको मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल a को मैंने 5 असाइन करी, लेकिन किस पोजिशन पे ये असाइन है, एड्रेस की पोजिशन पे ये असाइन है, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है, मैं किसी को भी कुछ भी वैल्यू असाइन करूंगी, मैं किसी को कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा नाम देना है, उसमें मैं नेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगी, तो ये सब तो वेरिएबल हो गए। लेकिन वेरिएबल को मैं नाम कैसे करूंगी, इसका भी एक रूल होता है। मुझे किसी भी चीज का नामकरण करना है तो उसका भी एक रूल है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मीनिंग ये है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप किसी का भी नामकरण करोगे तो आप इसी रूल के तहत करोगे, मतलब ये रूल फिक्स है, इसके अलावा आप किसी से भी नामकरण कर नहीं सकते। सबसे पहली बात है, आपको किसी का भी नामकरण करना है तो वो कैपिटल ए से जेड से होना चाहिए, मतलब स्मॉल ए से जेड से आप कर सकते हो, कैपिटल ए से जेड से उसका नाम चालू कर सकते हो, एंड आप अंडरस्कोर उसमें यूज कर सकते हो। मतलब जब भी आपको किसी का नाम चालू करना है तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग नेम, इधर मैं लिख देती हूँ। आपको जब भी किसी का नाम चालू करना है, किसी का भी नामकरण करना है, या तो आप स्मॉल ए से जेड से कर सकते हो, कैपिटल ए से जेड कर सकते हो, या अंडरस्कोर से कर सकते हो। तो ये तो मेरा हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की बात ये है कि आप नंबर्स ऐड कर सकते हो, लेकिन नंबर कब ऐड कर सकते हो, जब आपने ए से जेड पे जेड से नाम चालू कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 नाम नहीं रख सकती, ये गलत हो जाएगा, लेकिन मैं ए 1 2 3 नाम रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा नाम किससे चालू करना है, कैपिटल ए से जेड से, स्मॉल ए से जेड से, या अंडरस्कोर से, ठीक है। आप नंबर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप कभी भी अपने नाम के आगे स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड नहीं करोगे। जैसे आपने स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर दिए तो पाइथन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि मैं किसी के भी नामकरण में ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड नहीं कर सकती। एंड एक तो बिल्कुल कॉमन सा है कि आप कभी भी अपना नाम कैसे नहीं रख सकते, कीवर्ड नाम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने खुद का नाम रख दिया, मैंने एक वेरिएबल बनाया ब्रेक नाम का, उसके अंदर मैं स्टोर करा रही हूँ 5, तो ये क्या हो गया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ब्रेक का क्या है, नाम एंड काम दोनों फिक्स है, क्योंकि एक तरीके का कीवर्ड है। जब आप प्रोग्रामिंग सीखने लग जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कितने डिफरेंट कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स एक प्री डिफाइंड वर्ड है जिनका काम और नाम दोनों फिक्स है। तो ये क्या होगा, ये मेरे रूल्स हो गए, इसको बोलती हूँ मैं आइडेंटिफायर। जब भी मैं किसी का भी नामकरण करूंगी, चाहे वो वेरिएबल हो, क्लास हो, ठीक है, क्लास हो, वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, उसका जब भी मैं नामकरण करती हूँ तो मैं आइडेंटिफायर से करती हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं पाइथन की डेटा टाइप्स की। अब पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा का क्या मतलब है, कुछ भी इंफॉर्मेशन कौन सी जो मैं इन फ्यूचर यूज करने वाली हूँ, जो मेरे काम आने वाली है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, इन्फॉर्मेशन बोलती हूँ। इन्फॉर्मेशन को मैं किस में स्टोर करती हूँ,
डेटा की फॉर्म में स्टोर करती हूँ। तो पाइथन के अंदर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर क्या हो सकता है? सबसे पहले नंबर हो सकता है अपने इंटीजर, जिसको मैं बोलती हूँ 1 2 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हो गए? ये मेरा इंटीजर्स हो गए, ठीक है, 1 2 0 -1, ये सब क्या हो गए? ये मेरे इंटीजर हो गए। इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोल दूंगी इंट। ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? इंटीजर टाइप ऑफ डेटा हो गया। फॉर एग्जांपल अब मैं इस पर डेसिमल फॉर्म के अंदर मुझे चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल -1.8, ये सब क्या हो गया? इन सबको मैं क्या बोलती हूँ? इन सबको मैं बोलती हूँ फ्लोट पाइथन के अंदर। एंड एक होता है आयोटा। अपन सबको पता है आयोटा क्या होता है, ठीक है। आयोटा मतलब एक इमेजिनरी नंबर। अगर मुझे कभी भी इमेजिनरी नंबर की बात करनी है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? उसको मैं बोलती हूँ आयोटा। आयोटा आई से अपन डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 3i प्लस 9, तो ये क्या हो गया? इसको मैं बोलती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं क्या बोलती हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? ये मेरे नंबर टाइप ऑफ डेटा होगा, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्लियर है, ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? मेरा नंबर टाइप ऑफ डेटा हो गया। अब दूसरा है सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? जब अपन स्कूल में थे अपन लाइन वाइज लगते थे, ठीक है, सबके स्कूल में लाइन वाइज लगते थे, है ना। जैसे हमारी स्कूल में क्या होता था, पहले लड़कियां लगती थी, फिर लड़के, एक ही लाइन, इतनी बड़ी लाइन लगती थी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, मतलब सब सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो डेटा टाइप भी कुछ सीक्वेंस के होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होती है स्ट्रिंग। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग, रुक जाओ, लेट मी राइट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसा होता है? फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर लिखना है। कैरेक्टर क्या हो गया? ए बी सी डी 1 2 3 4, ये सब क्या हो गए? ये कैरेक्टर हो गए। जब भी मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर लिखना होता है उसको मैं क्या बोल देती हूँ? उसको मैं बोल देती हूँ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को आप हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर करोगे या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर करोगे? हमेशा जब भी आप स्ट्रिंग लिखोगे तब आपको पाइथन को बताना पड़ेगा, जब भी आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर, ऐसा मीनिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी अपन डबल कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो फिर पाइथन कैसे उसको ट्रीट करता है? एज अ स्ट्रिंग उसको ट्रीट करता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ABC, ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। मेरा नाम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स मैं किस फॉर्म के अंदर लिखूंगी? उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखूंगी। तो ये क्या हो गया? मेरा स्ट्रिंग हो गया। ये कौन सा डेटा होता है? ये मेरा डेटा होता है सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा। डेटा क्या है? दूसरा टाइप ऑफ डेटा है लिस्ट। लिस्ट को मैं कैसे लिखती हूँ? हमेशा मैं लिस्ट के लिए कौन से ब्रैकेट यूज करती हूँ? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करती हूँ। इसके अंदर मैं कितने टाइप का भी डेटा लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी लिख सकती हूँ ABC, इसके अंदर मैं नंबर्स भी लिख सकती हूँ 1, इसके अंदर मैं फ्लोटिंग नंबर भी लिख सकती हूँ 1.3, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ, कितने तरीके का भी डेटा लिख सकती हूँ। उसको मैं क्या बोलती हूँ? लिस्ट बोलती हूँ। लिस्ट के अंदर मैं डिफरेंट सेट ऑफ डेटा को स्टोर कराती हूँ, किसके अंदर? इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलती हूँ? मैं लिस्ट बोलती हूँ। दूसरा है अपना टपल। टपल भी कैसा डेटा है? सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा है। इसके अंदर मैं कौन से सर्कुलर ब्रैकेट्स को यूज करूंगी? कौन से ब्रैकेट को? सर्कुलर ब्रैकेट को, और इनको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। मेरे को सर्कुलर ब्रैकेट्स बोलना पसंद है, लेकिन इसको पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं सेम कितने भी तरीके का डेटा स्टोर करा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकती हूँ, मैं इसके अंदर इंटीजर भी स्टोर करा सकती हूँ, मैं इसके अंदर फ्लोट भी स्टोर करा सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? ये भी एक सीक्वेंस ऑफ डेटा है। किस तरीके का डेटा है? सीक्वेंस तरीके का डेटा है, जिसके अंदर मैं मल्टीपल डेटा को स्टोर करा सकती हूँ। उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो लिस्ट है ये क्या है? ये मेरी म्यूटेबल है। इसका मतलब यह है कि ABCD को मैं चेंज कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल ABCD को मुझे चेंज करना है तो मैं इजीली चेंज कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरा टपल है वो इम्यूटेबल है। इसका मतलब है A को मैं चेंज नहीं कर सकती, मुझे दूसरा ही टपल बनाना पड़ेगा, दूसरा ही टपल में मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब होता है म्यूटेबल जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ, इम्यूटेबल जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती। लिस्ट कैसा होता है? म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, मतलब मैं इजीली इसको चेंज कर सकती हूँ, लेकिन टपल कैसा होता है? इम्यूटेबल होता है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती। अब जो अपना दूसरा डेटा बचा वो बचा है सेट टाइप ऑफ डेटा। सेट का क्या मतलब होता है? वी ऑल लर्न इन द मैथमेटिक्स। जिन्होंने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा उनको भी पता होगा। ऐसे अपन एक सेट बनाते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सेट बनाया A, फिर मैंने सेट बनाया, फॉर एग्जांपल मुझे सेट बनाना है सिर्फ वॉवल्स का, जो कि होता है A, फिर होता है E, फिर होता है I, फिर क्या होता है AEI, फिर होता है O, एंड फिर होता है अपना U। फिर क्या होता है अपना U, 2 मिनट, फिर होता है अपना U। तो ये क्या हो गया? जैसे ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा लिस्ट सेट हो गया, मतलब एक तरीके का सेट हो गया।
कौन सा सेट हो गया, वोवेल्स का सेट हो गया। इसको मैं कैसे लिखूंगी, कर्ली ब्रेसेस से मैं इसको लिखने वाली हूँ। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं सेट बनाऊंगी, उसके अंदर काम करूंगी। अब दूसरा सेट टाइप ऑफ डेटा है डिक्शनरी। डिक्शनरी का क्या मतलब होता है, डिक्शनरी के अंदर मैं एक जगह देती हूँ की, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी होती है की एंड फिर मैं कॉलन लगाती हूँ, 2 बिंदु लगाती हूँ एंड फिर मैं लिखती हूँ इधर वैल्यू। मतलब की एंड वैल्यू पेयर के अंदर मैं किसी भी डेटा को सेट कर रही हूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगी, डिक्शनरी बोलूंगी। अब एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे मंथ का मैं एक डिक्शनरी बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं की देती हूँ जनवरी। अब जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो मैं इधर इसकी वैल्यू दे दूंगी 30, फिर मैं लगाऊंगी कॉमा, फिर होता है फेब्रुअरी। अब फेब्रुअरी के अंदर कितने दिन होते हैं, मुझे कोई बताओ, फेब्रुअरी के अंदर 28 डेज होते हैं, तो मैं 28 लिख दूंगी। फिर होता है मार्च, फिर मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं, मार्च के अंदर दिन होते हैं 31, है ना, 31। तो ऐसा क्या हो गया, मतलब एक की एंड वैल्यू के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि की हमेशा स्ट्रिंग हो, की क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकती है, वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है। ऐसे भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जनवरी, इधर आपको 30 लगना है, फॉर एग्जाम्पल आपको की देनी है 30, है ना, आपको की देनी है इंटीजर के अंदर, लेकिन आपको वैल्यू किसके अंदर देनी है, आपको वैल्यू देनी है स्ट्रिंग के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जनवरी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि की क्या हो, इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो। आप अकॉर्डिंग टू आप, मतलब आपको जैसा बनाना है डेटा, आपकी जैसी नीड है, आप वैसे ही की को स्ट्रिंग भी बना सकते हो, इंटीजर भी बना सकते हो, वैल्यू को भी आप स्ट्रिंग भी बना सकते हो एंड इंटीजर भी बना सकते हो। तो ये कैसे होगा, ये सेट एंड डिक्शनरी मेरा डेटा टाइप, डेटा सेट टाइप ऑफ डेटा हो चुका है। पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लें। यूजर मतलब आप कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहे हो, अब आपको यूजर से इनपुट चाहिए, तो आप यूजर से इनपुट कैसे लोगे उसके बारे में जानते हैं। उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, आपके पास एक इनपुट फंक्शन होता है। आप इधर लिखते हो एंटर योर नेम। अब जैसे आपने एंटर योर नेम लिखा तो यूजर क्या मानेगा, इधर आपने नेम नाम का आपको इनपुट चाहिए, तो क्या पूरा नेम नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या ऐड होएगा, आपने यूजर से क्या लिया, यूजर से आप इनपुट मांग रहे हो, जो भी यूजर इनपुट देगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे से पूछा गया एंटर योर नेम, तो मैं इधर मेरा नाम एंटर कर दूंगी, फॉर एग्जाम्पल प्रांशी। अब जैसे ही मैंने प्रांशी ऐड करा तो इधर इसने एरर दे दिया, क्योंकि मुझे ऊपर नाम लिखना चाहिए था, इधर मुझे नाम लिखना चाहिए था, मैंने गलती से एंटर कर दिया। ठीक है, इसको वापस से रन करते हैं। ठीक है, अब मुझे इधर ही लिखना पड़ेगा प्रांशी। फिर जैसे ही मैंने प्रांशी लिखा तो इसका मतलब है नेम के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, नेम के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, प्रांशी स्टोर हो चुका है। जब भी मुझे लिखना है, जब भी मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगी, इनपुट फंक्शन यूज करूंगी। इसको मैं बोलती हूँ इनपुट फंक्शन, एंड मेरा इनपुट क्या है, कीवर्ड है। एंड एक और चीज अगर आपको पता चले, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखती हूँ प्रिंट, अब देखना आपको एक सरप्राइज मिलेगा, टाइप नेम। अभी आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इधर लिख रही हूँ टाइप, इसका मतलब है कि क्या बताएगा कि नेम किस टाइप ऑफ डेटा है। मुझे बताओ एंटर योर नेम स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, मेरा नाम क्या है, स्ट्रिंग है, तो इधर अपना रिटर्न होना चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, अब मुझे इधर एंटर करना चाहिए प्रांशी। अब इधर आ गया क्लास, आ गया स्ट्रिंग, इधर क्लास क्या आ गया, इधर क्लास आ गया मेरा स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल इधर मैं डालूंगी मेरी एज, इधर मैं डाल देती हूँ मेरी एज। अब आपको देख के अचंभित होगा, जैसे ही मैंने इधर मेरी एज डाली, इधर मैंने मेरी एज डाल दी 21, तो इधर भी अभी भी लिखा हुआ है स्ट्रिंग, लेकिन मेरा जो एज है वो तो नंबर है, वो तो इंटीजर है। 21 क्या होता है, इंटीजर होती है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा इनपुट होता है, ये बाय डिफॉल्ट, इसमें आप कुछ भी देखोगे, इसमें आप अपनी एज डालोगे, इसके अंदर आप अपना फोन नंबर डालोगे, आप कुछ भी इंटीजर डालोगे, कुछ भी आप ऐसे न्यूमेरिक चीज आप कुछ भी डालोगे, तो वो कैसे किस फॉर्म के अंदर स्टोर होएगा, नंबर के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर होगा। लेकिन ये तो नंबर है, मुझे नंबर के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसकी क्या करूंगी, मैं टाइप कास्टिंग, इसकी मैं क्या करूंगी, टाइप कास्टिंग। मतलब जो मेरा स्ट्रिंग है, जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग बन रहा है, उसको मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर दूंगी, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी। तो इस फिनोमिना को मैं क्या बोलती हूँ, इस फिनोमिना को मैं बोलती हूँ टाइप कास्टिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लिख दिया इंट, तो एंटर योर एज। अब वापस से इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, एंटर योर एज आई, तो मैंने मेरी एज डाल दी 21। अब क्या आ गया, इधर मेरी क्लास आ चुकी है इंट। अब मेरा डेटा टाइप किस तरीके का हो गया, इंट तरीका का हो गया। इस फिनोमेना को क्या बोलती हूँ मैं, टाइप कास्टिंग। मतलब मैंने एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर चेंज कर दिया, इसको मैं बोलती हूँ टाइप कास्टिंग। मैंने काफी कुछ सीख लिया है कि प्रिंट कैसे काम करता है, मुझे कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट कराना है तो वो कैसे काम करेगा।
ठीक है, फिर अपन ने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, मुझे नामकरण करना है तो मैं कैसे करूंगी। ठीक है, वो सब अपन देख चुके हैं। डेटा टाइप्स अपन ने पढ़ लिया है कि डेटा टाइप्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं। तो अब थोड़ा सा स्टेप अप, मतलब अपन ने बेसिक पाइथन कवर कर लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मीनिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दो नंबर्स के बीच में प्लस कराना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 and 2 को प्लस कराना है, तो इसके बीच में क्या लगाऊंगी, मैं ऑपरेटर लगाऊंगी। ऑपरेटर अलग अलग तरीके के होता है, अपन कुछ बेसिक्स ऑपरेटर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या कराना है, मैंने ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मुझे a प्लस बी को ऐड करना है। ठीक है, जिसके अंदर मुझे a प्लस बी को ऐड करना है। अब मैंने a इक्वल्स टू 5 करा। ठीक है, फिर मैंने b इक्वल्स टू मैंने 6 करा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है ऐड को। तो मुझे बताओ अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, मुझे बताओ अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। इसका आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो ऐड है ये आएगा अपना एंड के अंदर। मैंने a एंड b को पहले नहीं लिखा। इस बात को याद रखना कि आप जब भी वेरिएबल को पहले ही यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें क्या किया था, ये एक और रूल है, मैंने ऐड को ऊपर लिख दिया था, a प्लस बी को पहले लिख दिया था, लेकिन मैंने a प्लस बी की वैल्यू कब दी, बाद में दी। तो ये मेरे पाइथन को बर्दाश्त नहीं है। पाइथन को लग रहा है कि अगर आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू पहले से ही डिफाइन करो। इधर ऑप्शन आ गया होगा कि a इज नॉट डिफाइन। इसका मतलब है कि पहले आप डिफाइन करो फिर जाके उस पर ऑपरेशन करो। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 11। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेशन। अब ऑपरेटर कितना होता है, पहली बात तो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। इधर मैं लिख देती हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। स्पेलिंग देख लेना गाइस, स्पेलिंग का मुझे फोबिया ही है। तो ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले तो प्लस, माइनस, एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एक आता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है, एंड फिर एक आता है मॉड्यूलो, फिर एक फंक्शन आता है मॉड्यूलो। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब मेरे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्लस क्या काम करेगा, एडिशन का। मेरा सब्ट्रैक्शन क्या काम करेगा, माइनस करने का। मेरा एस्ट्रिक क्या काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन का। फिर मेरा ये डिवीजन का। एंड फ्लोर डिवीजन में क्या मतलब होता है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इस पे लगा देती हूँ फ्लोर डिवीजन। अब मैं इस पे फ्लोर डिवीजन लगा देती हूँ, आपको मतलब खुद पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आया 0। इसका आंसर आया 0। 0 क्यों आया, एक काम करते हैं, मैं इधर लिखती हूँ 10, इधर मैं लिखती हूँ 2, मतलब 10 2 को डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आया मेरा 5, क्योंकि 2 5 जा कितने होते हैं, 2 5 जा होते हैं 10। मतलब ये क्या आया, पॉइंट में आया। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देती हूँ 11। आपको लगता है कि अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर किस में आना चाहिए, डेसिमल के अंदर आना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर डेसिमल के अंदर नहीं आएगा। तो फ्लोर डिवीजन कैसे काम करता है कि कभी भी आंसर किस में नहीं देता, ये कभी भी उसमें आंसर नहीं देता है, डेसिमल के अंदर नहीं देता है, ये ऑप्टिमम आंसर देता है, सिंगल डिजिट देता है। इसको पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के जो पहले हैं वही है इसके लिए। तो इसके लिए मैं फ्लोर डिवीजन यूज करती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ फ्लोर डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं इसमें सिंपल डिवीजन लगा दूंगी तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा पॉइंट के अंदर। सिंपल डिवीजन में मेरा आंसर किसके अंदर आ जाएगा, पॉइंट के अंदर। और एक होता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो का मतलब होता है, ये क्या रिटर्न करता है, ये इसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर पता है सबको क्या होता है, जब डिवीजन के बाद जो बचता है उसको अपन बोलते हैं रिमाइंडर। अब फॉर एग्जांपल इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आ रहा है 1, क्योंकि 2 5 जा बचे 10, 10 में से 10 बचे लेकिन ऊपर 11 है, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। तो जब मैं 11 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो जब भी मैं मॉड्यूलो फंक्शन यूज करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं को रिमाइंडर से काम है, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर। पाइथन ऑपरेटर जल्दी जल्दी से एक बार गूगल पे से देख के, W3 स्कूल से देख के जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो पाइथन ऑपरेटर में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द अर्थमेटिक ऑपरेशन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो फंक्शन कैसे काम करता है। दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि असाइन करना, एक्स को क्या वैल्यू हो रही है, असाइन हो रही है। प्लस इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, देखो प्लस इक्वल्स टू का मतलब ये होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। रुक जाओ, इसका क्या मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फंक्शन था x इक्वल्स टू x प्लस इक्वल्स टू 4। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो मेरी x की वैल्यू है उसमें मेरे को क्या, ये मेरी कौन सी वैल्यू है, ये मेरी ओल्ड वैल्यू है। x की क्या वैल्यू है मेरे पास, ये मेरी ओल्ड वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है मेरे पास, ओल्ड वैल्यू है। अब इसकी जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो इसकी न्यू वैल्यू होगी उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है प्लस इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब है कि x में जो ओल्ड वैल्यू है उसको किस में प्लस करना है, 4 को प्लस करना है, एंड उसको किसके असाइन कर देना है, x के असाइन कर देना है। तो इसको
और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेरी x की न्यू वैल्यू होगी उसमें मैं पुराने x की वैल्यू में 4 प्लस कर दूंगी, उसको मैं बोलती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे काम करता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है कि प्लस इक्वल टू का मतलब ये है जो मेरी ओल्ड वैल्यू है इसके अंदर मुझे क्या, जो मेरी नई वैल्यू है इसके अंदर ओल्ड वैल्यू में क्या प्लस करना है, 3 प्लस करना है। तो बिल्कुल सेम इसमें ऐसा ही चलता रहता है। फिर आता है पाइथन कंपैरिजन। कंपैरिजन का मीनिंग मैंने जस्ट बताया था, नहीं बताया होगा। कंपैरिजन मतलब मुझे चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन नॉट का मतलब है नॉट इक्वल्स टू। इस साइड का अगर चोच इस साइड खुली हुई है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, इस साइड है तो लेस देन। फिर आता है ग्रेटर लेस देन, ठीक है, ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू। इन सबको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब होता है कि मुझे चेक करना है कि जो मेरी एक्स वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है। मतलब इसके अंदर दो कंडीशन चेक होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ग्रेटर देन भी हो एंड उसके बराबर भी हो, उससे बड़ी हो भी हो और उसके बराबर हो, दोनों ही चलेगा। बिल्कुल सेम लेस देन इक्वल टू में है कि छोटी हो या उसके बराबर हो तो भी चलेगा। बेसिकली इन दोनों चीजों का यूज अपन करने वाले हैं जब अपन लूप्स पढ़ेंगे, तो इस चीज को तब अपन ढंग से समझेंगे और आपको समझ में आएगा। फिर तीसरा बचा है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये होता है एंड और नॉट। एंड और नॉट का क्या मीनिंग होता है? एंड मतलब कैसे काम करता है? एंड ऐसे काम करता है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल सारे स्टेटमेंट ही ट्रू है तो ये पूरा ट्रू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 5 होनी चाहिए एंड जो x की वैल्यू है वो लेस देन 10 होनी चाहिए। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर मैं इनके बीच में एंड लगाऊंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। लेकिन और में क्या होता है, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर x लेस देन 5 है और x लेस देन 4 है, इन दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। एंड नॉट का मतलब ये है कि अगर x की जो भी इसका आंसर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आंसर ट्रू है, इसके आगे मैं नॉट लगा दूंगी तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। अब एक होता है अपना जो एक और ऑपरेटर बचा है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब ये होता है इज एंड इज नॉट। Identity operator are used to compare the object not if they are equal but if they are actual the same object। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, क्या वो सिमिलर भी हो एक दूसरे से, वो भी अपन आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी मतलब अपन को आइडेंटिफाई करना है कि ये सेम है या सिमिलर है। उन चीजों को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करना है। इसका क्या मतलब है? रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई क्या है? एक्स इज वाई। इसका मतलब है जो एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू से सेम है या नहीं है। अगर है तो इधर ट्रू आ जाएगा, इज नॉट अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल x भी अलग है y भी गलत है और इसके बीच में लगा हुआ है इज नॉट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। इज नॉट का मतलब क्या? देखो समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसके आगे इज लगाती, नॉट को भूल जाओ, एक बार के लिए नॉट को भूल जाओ, x इज y इसका मतलब है, लेकिन x मेरा अलग ऑब्जेक्ट है, y मेरा अलग ऑब्जेक्ट है, फिर आगे इज लगा दिया तो इसका आंसर क्या होता? फॉल्स आता। लेकिन मैंने इस पर लगा दिया इज नॉट लगा दिया तो इसका मतलब ये ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज इन द लूप्स। जब अपन लूप्स पढ़ेंगे तब अपन मेंबरशिप ऑपरेटर का तो यूज करने ही करने वाले हैं। इनका मतलब है फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बकेट है, उसके अंदर एप्पल पड़े हुए हैं, मेरे को चेक करना है कि इसके अंदर एप्पल ही है तो मैं इनका यूज करूंगी। मुझे चेक करना है कि इसके अंदर ग्रेप्स तो नहीं है तो मैं नॉट इनका यूज करूंगी, तो उसको बोलते हैं अपन पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। फिर कुछ बिटवाइज ऑपरेटर चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब लिखने का आर्ट ही है, मीनिंग सेम है। एंड जो मैं ऊपर वाले लॉजिकल में एंड जो यूज कर रही थी उसके लिए मैं ऐसा एंड यूज करती हूँ, और के लिए मैं स्ट्रेट डंडी यूज करती हूँ, एक्सॉर, ये कुछ बुलियन गेट्स होते हैं। अभी के लिए इसको स्किप कर दो। अब अपन स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपको इधर एक कोड दिख रहा है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ, इसको भी मिटा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अब कोडिंग में क्या लिखना है? मुझे अब कोडिंग के अंदर लिखना है लॉजिक, तो मैं किसका यूज करूंगी? मैं इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंडीशन दे दी ए ग्रेटर देन बी, मैंने कुछ भी कंडीशन दे दी, फिर आपको बिंदु लगाना पड़ता है, फिर आपको एंटर करना होता है, आप इधर करोगे प्रिंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका सिंटेक्स बता दिया आपको, इफ क्या है? कीवर्ड है। अब इसको काम करने की बात की इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, तो देखो सबसे पहला है मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए की मैं वैल्यू देती हूँ 10 एंड बी को मैं वैल्यू देती हूँ 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। प्रिंट में मैं किसको कंडीशन क्या दे रही हूँ कि इफ स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है कि ए क्या होना चाहिए? बी से बड़ा होना चाहिए। अगर वो ए बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट करा दो? यस करा दो। इधर ये इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं बोलती हूँ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट कर जाओ, मतलब आप इस ब्लॉक के अंदर चल जाओ, तो क्या हो जाएगा? मेरा जो आंसर आ जाएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा यस। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 की जगह मैंने कर दिया 15, तो मुझे बताओ अब आंसर क्या आएगा? अब इसका मतलब ये है कि मेरा पाइथन गया,
इफ स्टेटमेंट उसने देखा, उसने सबसे पहले रीड करा कि a के पास 10 है, b नाम के वेरिएबल के पास 15 पड़ा हुआ है। फिर वो गया इफ में उसने कंडीशन देखी क्या a b से बड़ा है, a की वैल्यू 10 है, फिर उसने देखा 15 है, दोनों वैल्यू को कंपेयर करा, उसको लगा कि ये तो कंडीशन फॉल्स है, लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट के पास नहीं गया और अपना प्रिंट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या करता है, जब भी मेरे को ऐसा हमेशा चांसेस रहते हैं कि कभी भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, कभी भी कंडीशन फॉल्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब मैं वोटर, अभी अपन एक और एग्जांपल से समझेंगे, जब अपन यूजर के डेटा लेंगे, यूजर तो कुछ भी डेटा डाल सकता है, तो कभी भी ऐसा कंडीशन हो सकती है कि यूजर जो डेटा डालेगा वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, जैसे मेरे को डेटा चाहिए वैसा नहीं हो तो क्या करूं, फिर मैं यहाँ पर एक कंडीशन देती हूँ एल्स। एल्स कंडीशन आप ऐसे लिखते हो, एल्स में आप कभी भी कंडीशन नहीं लिखते हो, कंडीशन नहीं लिखी हुई, डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट के अंदर लिखूंगी मैं नॉट। तो क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मेरा पाइथन डायरेक्टली किसके पास चल जाएगा, एल्स के पास चल जाएगा, और एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको वो प्रिंट करा देगा, जो कि लिखा हुआ है नॉट। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर मेरा प्रिंट हो रहा है नॉट, यहाँ पर मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर मेरा प्रिंट हो रहा है नॉट। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको मैं बोलती हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए आता है एलिफ। एलिफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे a इक्वल्स टू b चेक करना है ना, फिर मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है एलिफ की। अब एलिफ के अंदर आप एक और कंडीशन देते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डी ले लेती हूँ, ठीक है, डी ले लेती हूँ, एंड फिर मैं प्रिंट कराऊंगी यस, ठीक है, फिर मैं प्रिंट कराऊंगी यस। फॉर एग्जांपल डी नहीं लेते हैं, यहाँ पर मैं 3 नंबर ले लेती हूँ, एक और मैं सी ले लेती हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना है 12, ठीक है, मेरे पास 3 नंबर है 10 15 12, ठीक है, यहाँ पर मैं सी ले लेती हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा, देखो अब समझने की कोशिश करना, अब इसकी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने कंपेयर करा ए बी को, ठीक है, ए बी को कंपेयर करा, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो यस। लेकिन अब मैं दूसरी नंबर को कंपेयर करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अब बी एंड सी को कंपेयर करना चाह रही हूँ। अगर B एंड C को मैं कंपेयर करूंगी, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जांपल ये जब कंडीशन फॉल्स आ जाएगी तो मेरा स्टेटमेंट किसके पास जाएगा, एल्स के पास जाएगा। फिर एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में हो जाएगा प्रिंट, एल्स में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्स में हो जाएगा मेरा प्रिंट, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा पाइथन जाएगा एल्स पे, अगर ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू हुई तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। अगर ये दोनों ही कंडीशन, दोनों ही ब्लॉक मेरे क्या हुए, फॉल्स हुए, तो मेरे पास एल्स कंडीशन है, एल्स के अंदर मैंने कंडीशन नहीं दी है, मेरे पास एल्स है, तो मैं एल्स प्रिंट करा दूंगी। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आ रहा है यस। तो इसका मतलब है कि जो पहले वाली कंडीशन है वो क्या है, फॉल्स हुई, लेकिन जो मेरी दूसरी वाली कंडीशन है, यस सेकंड लिख लेती हूँ, जो मेरी दूसरी वाली कंडीशन है वो क्या हुई, वो मेरी चल गई। ये कंडीशन तो नहीं चली, फिर मेरा पाइथन गया दूसरी कंडीशन पे जिसको मैं बोलती हूँ एलिफ, तो उसने एलिफ वाली चीज प्रिंट करा दी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ, इफ एलिफ एल्स ये सब कवर कर लिया है। अब लूप्स पे आते हैं। लूप्स का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब एक चीज जब तक चलनी, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, एक ही चीज को इतनी बार रिपीट कराना जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, उसको अपन बोलते हैं लूप। अब लूप दो तरीके की होते हैं, एक तो फॉर लूप और एक वाइल लूप। सबसे पहले अपन वाइल लूप को पढ़ते हैं। वाइल लूप का मतलब, वाइल लूप का पहले सबसे पहले तो सिंटेक्स पढ़ते हैं। सिंटेक्स, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल, फिर आप इधर वही कंडीशन देते हो, 2 बिंदी लगाते हो, प्रिंट लिखते हो, ठीक है, वही आप प्रिंट लिखते हो। तो ये क्या हो गया, ये मेरी वाइल लूप का क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया। वाइल लूप का सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा सिमिलर है इफ के सिंटेक्स से, उसमें इफ कीवर्ड यूज होता है, इसमें वाइल कीवर्ड यूज होता है, राइट। इसमें अपन ने कंडीशन दे दी। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इसमें सबसे पहले मुझे वेरिएबल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक लूप को रन कराना है, तब तक रन कराना है जब तक एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल मैं जे नाम का वेरिएबल बनाती हूँ जिसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 0, ठीक है। मैं जे नाम का मैंने वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू दे दी 0। फिर मैंने वाइल लूप यूज करा। वाइल लूप में क्या है कि मुझे वाइल लूप तब तक रन करना है जब तक मेरी जे की वैल्यू लेस देन 10 रहती है। कब तक रन कराना है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जे की वैल्यू जब तक मेरी 10 से कम है, इस साइन का क्या मतलब हुआ, कम है, तो जब तक मेरी जे की वैल्यू 10 से कम है तब तक मुझे वाइल लूप को रन कराना है। तो ठीक है, जब ये कंडीशन में रन कराऊंगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जे की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले वाइल लूप चेक करेगा जे की वैल्यू, इधर क्या पड़ा हुआ है, इधर मेरे पास 0 पड़ा हुआ है, इधर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, फिर सबसे पहले 0 आएगा तो ये कंडीशन क्या आएगी, ये कंडीशन आएगी ट्रू, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा जे, जो कि है ट्रू। फिर बिल्कुल सेम चीज वापस से ये लूप इधर जाएगा तो मेरी जे की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही, तो ये कौन सा कंडीशन हो गई, ये हो गई इन्फिनाइट लूप की कंडीशन। तो इन्फिनाइट लूप का कंडीशन मतलब ये होता है कि ये लूप चलती जाएगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिससे मैं इसको इन्फिनाइट लूप होने से रोक सकूं। तो इसमें मैं क्या करूंगी, उसमें करूंगी कि मैं जे इक्वल्स टू
j प्लस 1। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जो भी मेरी j की वैल्यू इधर 0 है, जैसे ही वो प्रिंट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि j की जो करंट वैल्यू है, ये जो मेरी j की करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है? 0 है, उसमें मेरे को 1 प्लस करना है, मुझे उसमें क्या प्लस करना है? 1 प्लस करना है। एंड ये लूप कैसे रन करेगा? अब मुझे कोई बता सकता है? आप अज्यूम कर सकते हो ये लूप कैसे रन करेगा? वैल्यू पड़ी है 0, फिर वाइल पड़ा है, वाइल के पास क्या है? 0, फिर ये चेक करेगा कि 0 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो वो प्रिंट करा दिया, 0 मेरा प्रिंट हो गया। फिर 0 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? 0 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा j की वैल्यू कितनी होगी? अब इधर मेरी j की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इधर क्या होगा? 1 चेक करेगा कि हाँ यार 1 तो 10 से छोटा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो मेरी j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर 2 इसको चेक करेगा, ये कब तक चेक करेगा? जब तक मेरी j की वैल्यू हमेशा 10 से कम रहेगी, लेकिन जैसे ही मेरी 10 के बाद वैल्यू आ गई, ये 10 वैल्यू आ गई, वैसे ये जो मेरा व्हाइल लूप है टर्मिनेट हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। सो गाइज, अब अपन बात करने वाले हैं व्हाइल लूप, अपन ने देख लिया था। अब अपन दूसरा नंबर ऑफ लूप पढ़ने वाले हैं, वो होने वाला है फॉर लूप। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, li नाम की मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, जिस लिस्ट के अंदर मैं क्या लिखने वाली हूँ, जिस लिस्ट के अंदर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4, मैं कुछ ऐसा लिस्ट बना लेती हूँ। लिस्ट मैंने एक बना ली जिसके अंदर 1 2 3 4 पड़े हुए। अब मैं फॉर लूप से क्या चलाने वाली हूँ? फॉर j in li print j। अब देखो, अब ये मैंने कुछ लिख दिया, लेकिन अपन को समझ कुछ नहीं आया। अपन को ये समझ में आया कि लिस्ट बनी हुई है li नाम की, चलो अच्छी बात है। फिर मैंने चलाया फॉर लूप, फॉर लूप के पास j होता है। देखो फॉर लूप में j ऐसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मेरा एक असिस्टेंट है, एंड मेरा असिस्टेंट क्या करता है, जो भी मेरे स्टूडेंट में बच्चे आते हैं वो टेस्ट देते हैं, राइट। अब वो टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट को मेजर करना, ठीक है, कि किस बच्चे ने कितने टाइम में क्या परफॉर्म किया था, 2 महीने पहले बच्चे ने क्या परफॉर्म किया था, उसे 3 महीने पहले बच्चे ने क्या परफॉर्म किया था, वो क्या देखता है? मेरा असिस्टेंट देखता है। वैसे ही फॉर में क्या करता है, जे सबसे पहले जे जो भी काम होता है इटरेशन का, फॉर एग्जांपल लिस्ट तो क्या है, फॉर के अंदर तो लिस्ट है नहीं, तो फॉर के बाहर या फॉर के अंदर या फॉर के बाहर किसी को ना किसी को जाना पड़ेगा। तो वो फॉर के लिए कौन जाता है? वो फॉर के लिए जाता है जे। जे जरूरी नहीं आप जे ही नाम लिखो, इसकी जगह मैं पी भी लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह मैं पी भी लिख सकती हूँ, इसी जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, है ना। आपको एक सिपाही का नाम देना है, वो आप नाम कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो फॉर पी इन li, अब मैं क्या कराना चाह रही हूँ, अब फॉर पी इन li मतलब पी किसके पास जाएगा? लिस्ट li लिस्ट के पास जाएगा, और क्या प्रिंट करा देगा? पी प्रिंट करा लेगा। अब प्रिंट सबसे लिस्ट के पास गया, तो पी ने क्या लिया? पी ने 1 लिया, तो उसने 1 प्रिंट करा देगा। फिर पी वापस से गया, 2 प्रिंट करा देगा, फिर पी 3 प्रिंट करा देगा, एंड पी फिर 4 प्रिंट करा देगा। अब 4 के बाद पी को कुछ मिला नहीं, मतलब मेरे असिस्टेंट को फिर कुछ मिला नहीं। जब सारे बच्चों का असेसमेंट हो गया, तो वो किसको करेगा? जितने बच्चे हैं वो उतने लोगों का ही तो असेसमेंट करेगा। तो नहीं कि पड़ोस वाली क्लास जो भी दुनिया भर की जितने भी स्टूडेंट्स है सबका असेसमेंट करने बैठ जाएगा, नहीं ना, वो तो असिस्टेंट मेरा है। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर लूप को किसके लिए बोला गया? सिर्फ li लिस्ट के लिए बोला गया, तो किसका काम करेगा? सिर्फ li लिस्ट का करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करा तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 2 3 4 5। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, अब वापस से रन करते हैं, आपको दिख जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 2 3 4 5। तो अपना फॉर लूप कैसे काम कर रहा है? फॉर लूप के पास एक असिस्टेंट होता है, एंड वो असिस्टेंट कितनी बार इटरेट कर रहा है? कितनी बार इटरेट कर रहा है? जितने उसके पास लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, या लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इसको अपन एलिमेंट बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ आया। इसके बारे में पढ़ते हैं ब्रेक। मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रेक एक कीवर्ड होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रेक एक्जैक्टली वो कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई थी, एक और बार लिस्ट बना लेते, बनाने में क्या जा रहा है? 1 2 3, एक काम करते हैं 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ये मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर इतने सारे नंबर पड़े हुए हैं। फिर मैं क्या बनाऊंगी? फिर मैं फॉर i इन li कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने i ले लिया, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ये चीज क्लियर है। फिर मेरे को क्या प्रिंट कराना है? मेरे को प्रिंट कराना है i। तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट में ही पॉज करो वीडियो को, फिर आपको पता चल जाएगा। i पहले किसके पास जाएगा, उसको प्रिंट करा देगा, फिर किसके पास जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक ये चीज खत्म नहीं हो जाती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, पूरी लिस्ट मेरा आंसर आ गया। अब इसके आगे मैं एक कंडीशन लगा देती हूँ। इसके आगे मैं कंडीशन ये लगा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इफ i इक्वल्स टू 3 देन 2 बिंदी, देन मैं कर रही हूँ ब्रेक, ठीक है। देन मैं कर रही हूँ ब्रेक। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब आपको ब्रेक स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या वर्क करता है। ब्रेक को मैंने एक कंडीशन दी, मैंने एक और कंडीशन दी कि जैसे ही मेरा i 3 पर आ जाए, वैसे ही ये जो भी मेरा लूप है, ये पूरे ब्लॉक को ब्रेक कर दो। मतलब अब इसके आगे मैं कुछ भी काम नहीं करना चाहती, इसके आगे मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाहती, इसके आगे मैं मेरे सिपाही को भेजना नहीं चाहती हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले i किसके पास जाएगा? 1 के पास जाएगा, 2 के पास जाएगा, ठीक है। ये पूरा इसने प्रिंट करा दिया क्योंकि प्रिंट i इधर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंट आई को इधर से हटा के अपन प्रिंट को लिखते हैं इधर,
प्रिंट आई। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले ये गया फॉर में चेक हुआ, फिर इसको एक और कंडीशन दे दी मैंने, इफ आई इक्वल टू 3, जैसे ही आई की वैल्यू आई 3 पे चला जाए वैसे ही ब्रेक कर दो, मतलब मेरे को आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है। जितना है इसका आंसर कितना आएगा, फिर इसका आंसर आएगा मेरा 1 2। 1 2 कैसे, आई सबसे पहले आई के पास गया तो उसने आई करा दिया, 2 के पास गया 2 करा दिया, फिर आई जैसे ही 3 के पास गया वैसे ही मैंने लगा दिया ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब ये है कि अब मुझे इसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है, अब इसको ब्रेक दो, अब मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, अब इसको कट करो। जैसे मूवीज में कट हो जाता है ना शॉट, वैसे ही ब्रेक भी अपने कोड को कट कर देता है। एक और चीज के बारे में पढ़ते हैं, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू कैसे काम करता है, एक और बार अपन नई लिस्ट बना लेते हैं। हर बार मैं आपको नई नई लिस्ट बना के लिखती हूँ, चाहे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 4, फिर मैं यहाँ पर करती हूँ 0, फिर मैं यहाँ पे करती हूँ 8, ऐसे कुछ नाम की मैंने लिस्ट बना ली। अब फिर मैं क्या करूंगी, वैसे ही फॉर आई इन एल आई, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, फिर मेरे को क्या कराना है, फिर मेरे को कराना है प्रिंट एक्स, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, प्रिंट आई। अब इसका आंसर तो आपको पता ही है, क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6, पूरा मेरी लिस्ट का आंसर आ गया। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, मैंने एक और कंडीशन लगा दी, इफ आई इक्वल्स टू 3। अब इधर इक्वल्स टू 3 लगा के मैं क्या करती हूँ, अब इसके आगे मैं लिख देती हूँ कंटिन्यू। अब इसके आगे जैसे ही मैंने कंटिन्यू लगाया, तो कंटिन्यू कैसे वर्क करता है, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो मेरा फॉर लूप है वो तो चला, फिर जैसे ही मैंने कंडीशन लगाई, जैसे ही आई 3 के पास जाएगा तो ये 3 वाला पॉइंट है, जो मेरा 3 वाला इटरेशन है वो स्किप हो जाएगा और उसके सामने आगे पीछे वाले सारे पॉइंट चल जाएंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल द आंसर। अब आंसर आ रहा है 1 2, लेकिन 3 आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू का मतलब है कि ये जो मेरा आई, जहां पर आई 3 पर आ रहा था, जैसे ही मेरा आई 3 पे पहुंचा वो चीज हो गई मेरी कट, बाकी उसके बाद वाली चीज और उससे पहले वाली चीज मेरी हो गई प्रिंट। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का मीनिंग एक और बार समझो, कंटिन्यू का मीनिंग ये है कि कंटिन्यू कैसे करा, उसने 1 2 पे गया तो उसने प्रिंट करा दिया, फिर जैसे ही उसने देखा कि इफ इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू का मतलब है 3 को स्किप करो और आगे कंटिन्यू करो। इसमें ब्रेक जैसे नहीं, ब्रेक मतलब कट, इसके आगे भी कुछ नहीं चलेगा, लेकिन कंटिन्यू में जिस चीज पे मैंने इक्वल्स टू रखा है वो तो आप कट कर दो, बाकी उसके बाद की चीज आप कंटिन्यू कर दो। नाम से पता चल रहा है कि अपन को सिर्फ एक चीज ही स्किप करनी है, बाकी मुझे कंटिन्यू करनी है। एक कोड दिख रहा है जिसमें आपको कोड दिख रहा है कि फॉर x इन रेंज इक्वल्स टू 6। अब रेंज का मीनिंग क्या होता है, रेंज अपन को पता है, अपन को कार की रेंज पता है, मेरी बाइक की रेंज क्या है वो मुझे पता है। तो रेंज मीनिंग क्या होता है कि वो कहां तक जाएगा। तो रेंज पाइथन के अंदर जहां भी आपको ऐसा रेंज एक तरीके का फंक्शन है, यहाँ पर रेंज 6 लिखा हुआ है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 नहीं आएगा। रेंज का मतलब हमेशा जो भी अगर आपका रेंज ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज कितनी जाएगी, 0 से 5 की रेंज जाएगी। अगर मैंने रेंज यहाँ पर लिख दिया 7, तो इसमें आउटपुट क्या प्रिंट होएगा, 0 से 6 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। आपको दिख रहा है 0 से 6 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये क्या है, रेंज। रेंज किससे चालू होती है, 0 से होती है, और जो भी आप इसके अंदर एक पैरामीटर देते हो उससे एक पैरामीटर कम तक उसकी रेंज मानी जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 8 लिखूंगी तो इसकी रेंज कितनी आएगी, 0 से 7 तक की इसकी रेंज आएगी। आपको दिख रहा है 0 से 7 तक की इसकी रेंज आई है। तो ये होता है अपना रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन में कुछ खासियत भी है। रेंज फंक्शन में फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंज चालू करनी है 2 से, तो मैं इधर क्या करूंगी 2,8। तो 2,8 का मीनिंग क्या हो गया कि मुझे मेरी रेंज 0 से चालू नहीं करनी, अब मेरी रेंज किससे चालू होगी, अब मेरी रेंज चालू होगी 2 से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 से 7 तक के नंबर। तो इसमें कितना आउटपुट आ गया, 2 से 7 तक के नंबर। अब फॉर एग्जांपल मुझे रेंज कैसे करनी है, एक छोड़ के एक नंबर को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं इधर क्या लिख दूंगी, मैं इधर लिख दूंगी 2। मैं इधर लिख दूंगी 2। तो इसमें देखो आउटपुट क्या आएगा, इसमें आउटपुट आएगा कि 2 4। अब मुझे बताओ, इसमें मैंने 2 नंबर छोड़े, एक नंबर छोड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब 2 इटरेशन पे नंबर छोड़े, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2 4 6। अब देखो इसमें क्या लिखती हूँ, फर्स्ट नंबर मुझे रेंज कहाँ से चालू करनी है, सेकंड रेंज मुझे कहाँ से खत्म करनी है, एंड तीसरा मुझे रेंज को किस पैटर्न पे चलाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 लिखा तो इसका मतलब है पहली मेरी रेंज गई इस पे, 2 पे इसने काउंट करा, फिर इसने 3 पे काउंट करा, फिर जैसे इसने 1 एंड 2 को काउंट करा, फिर मेरा रिटर्न क्या आ गया 4, तो इसने रिटर्न क्या करा दिया 4। फिर इसने वापस से 4 को काउंट करा, 5 को काउंट करा, फिर 5 के बाद क्या हो गया 2 अपन चल लिए, फिर आया 6, तो इसने 6 को काउंट करा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10 लिखूंगी, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर ये आएगा, सबसे पहले मेरा रेंज चालू होगी 2 से, फिर 2 काउंट करेगा, 3 काउंट करेगा, फिर 2 एंड 3 2 बार इसने काउंट कर लिया, फिर 3 के बाद क्या आ रहा है 4, तो मेरा 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 से काउंटिंग चालू करो, 4 5 2 बार काउंट हो गया, 4 के बाद क्या आ रहा है 6, तो इसने 6 प्रिंट करा दिया। अब देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा। ये पैटर्न आप धीरे धीरे जब अपनी कोडिंग स्किल्स में लेकर आओगे तब आपको रेंज फंक्शन और ढंग से क्लियर हो जाएंगे। इतनी देर से मैं फंक्शन बोली जा रही हूँ, तो फंक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं।
फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, मैं अगर ऐसा लिखने चल गई कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है आउटपुट लेना है तो कितना ज्यादा टफ हो जाएगा, कितना ज्यादा मेरे को कितना सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखती हूँ, मैं एक ब्लॉक बनाती हूँ। अब उस ब्लॉक के अंदर मैं जो भी अनशर्ट है वो चीजें लिख देती हूँ एंड जब भी मैं उस ब्लॉक को कॉल करूंगी, जब जैसे ही मुझे मेरे दोस्त से बात करना है तो मुझे उसको कॉल करना पड़ता है। तो जैसे ही फंक्शन का एक रूल है, जब भी आपको उस फंक्शन से काम कराना है तो उस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन के लिए मैं पाइथन में डेफ कीवर्ड यूज करती हूँ। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर फंक्शन माय कर दिया, फिर फंक्शन माय के बाद आपको ऐसे पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं एंड फिर आपको अपनी बिंदु लगानी पड़ती है। फिर आप इधर लिखते हो प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखोगे आप हेलो। फिर जैसे आप प्रिंट के अंदर हेलो लिखोगे, इसको रन करोगे तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा। अब मैं फंक्शन को कॉल कैसे करूंगी, जो भी मेरा फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन माय। अब जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन का जो भी नेम है एंड उसका पैरेंथेसिस के साथ, आप इसको बोलते हैं अपन कॉलिंग ऑफ फंक्शन। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल करा तो मेरा आंसर क्या आ गया, हेलो। मेरा आंसर क्या आ गया, हेलो। एक बार इसको क्लियर करते हैं, मेरा आंसर क्या आ गया, हेलो। वापस से चलाते हैं, सबसे पहले हुआ हेलो। तो आपको फंक्शन को कॉल कैसे करना पड़ता है, ये फंक्शन का नेम एंड देयर पैरेंथेसिस, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर जो भी मैं इस चीज को क्या बोलती हूँ, मैं इस चीज को मैं बोलती हूँ फंक्शन डेफिनेशन। इस चीज को मैं क्या बोलती हूँ, फंक्शन डेफिनेशन। अब जो भी मैं इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डालूंगी वो क्या हो जाएगा, मेरा पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने डाल दिया a कॉमा b, a कॉमा b मैंने डाल दिया एंड इधर मैं एक चीज करा रही हूँ, इधर मैं a प्लस b कराना चाह रही हूँ, a प्लस b कराना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने a प्लस b की वैल्यू नहीं दी। तो मैं फंक्शन कॉलिंग में जो पैरामीटर लिखूंगी, फॉर एग्जांपल मुझे 2 एंड 3 को प्रिंट कराना है, 2 एंड 3 को मुझे क्या कराना है, ऐड कराना है। तो इधर तो मैंने इसका वेरिएबल बना दिया एंड उस वेरिएबल की मैं वैल्यू कब दूंगी, फंक्शन कॉल में दूंगी। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, उसको मैं आर्ग्यूमेंट बोलती हूँ, उसको मैं क्या बोलती हूँ, पैरामीटर बोलती हूँ। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आ गया 5। तो इधर क्या दिया मैंने, इधर सबसे पहले मैंने क्या दिया, a एंड b दिया जो कि होते हैं पैरामीटर। फिर मैंने प्रिंट में इन दोनों का एडिशन कराना था, मैंने एडिशन करा दिया। फिर मैंने फंक्शन कॉलिंग के टाइम इसको क्या दे दी, वैल्यू दे दी। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने प्रिंट कराया तो मेरा आंसर आ गया 5। तो गाइस अभी तक अपन ने बेसिकली फंक्शन पढ़ लिया कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, पैरामीटर क्या हो रहा है। अब फंक्शन रिटर्न कैसे करता है, वैल्यू, उसको समझते हैं। मैं यहाँ पर डेफ मी नाम का फंक्शन बनाती हूँ। डेफ मी नाम के में मैं एक्स नाम का एक पैरामीटर दे दूंगी एंड पैरामीटर देते ही मैं इधर क्या करूंगी, मैं इधर प्रिंट कराती हूँ। क्या प्रिंट कराना है मुझे, एक्स प्रिंट कराना है। चलो ये तो प्रिंटिंग हो गया, लेकिन अपन अभी क्या सीख रहे हैं, रिटर्न सीख रहे हैं। तो रिटर्न का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे फंक्शन के पास वैल्यू है वो उसको रिटर्न करता है। कहाँ रिटर्न करता है, आउटसाइड द फंक्शन। आउटसाइड द फंक्शन क्या होता है, जब मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पर क्या करा, 7 एस्ट्रिक x कर देती हूँ मैं। अब जैसे ही मैं 7 एस्ट्रिक x करूंगी तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं इधर क्या कर रही हूँ, इसको रिटर्न कर रही हूँ। अब रिटर्न में मैं क्या करूंगी, मैं इसमें मी करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे ही मैंने मी के अंदर यहाँ पर दे दिया 7, अब जैसे ही मैंने मी के अंदर वैल्यू दे दी इधर 7, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब अभी आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। जैसे ही मैंने प्रिंट के अंदर मी को कॉल कराया, तो जैसे ही मैंने प्रिंट के अंदर मी को कॉल कराया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 47। तो ये वर्क कैसे करा, सबसे पहले मैंने डेफ फंक्शन बनाया मी नाम का, उसके अंदर एक एक्स नाम का क्या था, पैरामीटर था एंड जैसे ही वो पैरामीटर हुआ मैंने रिटर्न करा दी। रिटर्न में मैं क्या स्टोर करा रही हूँ, मैं 7 को 7 को किससे मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ, x को। फिर जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल करा, अगर मैं इधर प्रिंट नहीं लगाती तो मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आता। प्रिंट क्यों लगाना पड़ता है, जो भी अगर मुझे कुछ भी चीज इस डायरेक्शन में चाहिए तो मुझे प्रिंट लगाना पड़ेगा। प्रिंट क्या करता है, टर्मिनल या कंसोल के अंदर मुझे डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है। तो फिर मैंने प्रिंट के अंदर ही क्या कर दिया, मेरे फंक्शन को कॉल कर दिया। तो जैसे ही मैंने मेरे फंक्शन को कॉल करा तो x के पास क्या वैल्यू चलेगी, 7। तो मेरे फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दी, वैल्यू 49। मेरे फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दी, वैल्यू 49। ठीक है, अपने रिटर्न देख लिया। अब अपन एक टॉपिक पे आते हैं, वो होता है एरे। अब आपको सरप्राइजिंगली मैं एक बात बताऊं, पाइथन के अंदर कुछ भी एरे नाम की कुछ भी चीज नहीं होती। पाइथन को ही अपन, जो पाइथन के अंदर लिस्ट पढ़ा था अपन ने, मैंने आपको उस टाइम बोला था थोड़ा एरे टाइप का है, तो पाइथन के अंदर लिस्ट को ही अपन एरे की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब एरे कैसे होता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर li नाम की लिस्ट बनाई। लिस्ट को मैं कैसे बनाती थी, स्क्वायर ब्रैकेट से मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू करती थी, कुछ भी वैल्यू को होल्ड कराती थी, तो ये क्या हो गया, एरे हो गया। अब एरे बेसिकली अगर अपन को हाई लेवल पे, जब अपन धीरे धीरे कोर्स को आगे लेके जाएंगे, तब अपन को पता चलेगा कि अपन को एक numpy लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है अगर मुझे और एरे के या कुछ और डिफरेंट वेराइटीज पे काम करना है। तो अब जल्दी से वापस से अपन W3 स्कूल पे चलते हैं एंड कुछ इसके मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मेथड्स है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले जो इसका मेथड है वो है अपेंड। अपेंड का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पर देखो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहला मेथड है अपेंड। अब अपेंड में क्या करूंगी मैं, अब यहाँ पर मैं अपेंड लिखती हूँ, अपेंड डॉट li। ठीक है, li डॉट
अपेंड। अब अपेंड में मुझे क्या कराना है 4, तो इसका क्या मतलब होगा, देखो प्रिंट कराना पड़ेगा, सॉरी प्रिंट कराओ, प्रिंटिंग जरूरी है, प्रिंट कराओगे तभी आपका आंसर आएगा। तो इसमें क्या हो गया, देखो इसने क्या काम करा, मैंने लिस्ट बनाई 1 2 3 4, फिर मैंने li डॉट अपेंड, मतलब मेरे को लिस्ट के अंदर अपेंड कराना है। अपेंड का मतलब है कि कुछ भी आपको, जैसे मुझे 4 ऐड कराना था मेरी लिस्ट के अंदर या मेरे एरे के अंदर 1 2 3, फिर मुझे 4 ऐड कराना था, तो ये क्या हो गया, मैं अपेंड फंक्शन का यूज करूंगी, फिर मैं उसको प्रिंट करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। आई स्टिल नाउ वी हैव कवर्ड द बेसिक थिंग्स, लेकिन अब अपन आ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर जाओगे तो आपको एक मेथड मिलेगा कि एक फंक्शनैलिटी मिलेगी एक लैंग्वेज की, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आपको एक ही चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करती हूँ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हम फंक्शन में भी तो यही कर रहे थे, फंक्शन में भी तो मेरे को चीजें बार बार नहीं लिखनी पड़े, इसलिए मैं एक फंक्शन बना रही थी या बना रहा था। तो ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहाँ से आ गए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गए। तो देखो अगर अपन रियल लाइफ की बात करें या रियल एप्लीकेशन की बात करें या रियल प्रोजेक्ट की बात करें, तो उसमें ये जो भी अपन ने फंक्शन पढ़ा, जो भी अपन ने इफ एल्स पढ़े, ये सब अपन ऐसे ओपनली यूज नहीं करते, अपन क्लास के अंदर ही इसको यूज करते हैं एंड इस पे काम करते हैं। अब क्लास की जरूरत इसलिए पड़ी जब अपन इतनी बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जो फंक्शन है वो थोड़ा सा कम काम करता है, उस पे काम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि कितने सारे फंक्शन बनाओगे आप, ठीक है, इतने सारे फंक्शन बना के आपका इतना कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी आप जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों यूज करी जाती है इंस्टेड ऑफ जो अपनी नॉर्मल या बेसिक पाइथन है, उसके अलावा क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आई है। इसका पूरा आंसर अपन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे पहले होता है क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं, फिर इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। अब ये वर्ड आपको थोड़ा सा ऐसे भारी भरकम वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास क्या होता है। क्लास को आप मानो एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। क्लास क्या है, मेरा ब्लूप्रिंट है। फॉर एग्जांपल, सबसे मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, मेरे ऑल ओवर द इंडिया 200 या 300 प्लस मेरे रेस्टोरेंट्स हैं। अब मैं एक सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, अब उस सॉफ्टवेयर में मैं पाइथन का कोड लिख रही हूँ, तो क्या जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में थोड़ा सा कुजीन जो मेरा मील होगी वो डिफरेंट होगी, तमिलनाडु में थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ी डिफरेंट होगी। तो क्या होगा, क्या मैं बार बार सही में चीजें लिखूंगी, नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं एक क्लास बनाऊंगी, एक मेन्यू बनाऊंगी, एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगी एंड जो जो चीजें अलग है उसको मैं अलग जाके लिख दूंगी। तो क्या हो गया, जो मेरा क्लास है वो क्या, एक मेरा मेन्यू हो गया, एक मेरा ब्लूप्रिंट हो गया, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, क्लास बोलती हूँ। मुझे बताओ समझ में आया, क्लास किसको बोलते हैं, एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं जिसके अंदर मैं पूरा मेरा मेन्यू लिखने वाली हूँ। अब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट जो भी मेन्यू है, मतलब फॉर एग्जांपल दाल बाटी चूरमा डोसा उत्तपम, ये सब क्या है, ये सब मेरे ऑब्जेक्ट है। उस क्लास के अंदर, उस मेन्यू के अंदर जो जो मैं चीजें लिखने वाली हूँ वो क्या होंगे, वो ऑब्जेक्ट होंगे। किसके ऑब्जेक्ट होंगे, जो क्लास मैंने बनाई है उसके ऑब्जेक्ट होंगे। चलो ये सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ लिया। इन शॉर्ट में क्लास मेरा एक ब्लूप्रिंट है एंड वो ब्लूप्रिंट के अंदर जो जो मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगी वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फॉर्म भरने गई है ना, मेरे को एक बैंक ओपनिंग का फॉर्म खुलवाना है, मेरे पास बैंक कितने सारे हैं, HDFC है, SBI है, ICI है, कोटक है, तो ये सारे इतने सारे मेरे बैंक हो गए, राइट। लेकिन फॉर्म का जो ब्लूप्रिंट रहेगा वो सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, फॉर्म का तो एक क्लास बना लूंगी एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लूंगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, SBI का ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा, उसका HDFC का डिफरेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, मेरे ऑब्जेक्ट हो गए। अब देखो डिफरेंटली एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो गई होगी। तो एप्पल, फ्रूट नाम की मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है। अब उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब क्या हो गए, इस फ्रूट्स के ऑब्जेक्ट हो गए। एक और सोचते हैं एनिमल किंगडम हो गया, ठीक है। अब एनिमल कितने तरीके के हो जाते हैं, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ये सब क्या हो गए, उसके ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब चलो सबसे पहले क्लास को बनाना सीखते हैं। क्लास के लिए अपन को क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक मेन नाम की क्लास बना लेती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो भी मेरा ये जो फर्स्ट लेटर होगा क्लास का, ये जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा ये हमेशा कैपिटल होगा। एंड जो भी आप क्लास का नाम रखोगे वो कैसे रखोगे, जैसे अपन ने वेरिएबल का नाम रखा था, ठीक है, जैसे अपन ने फंक्शंस का नाम रखा था, वैसे ही आप क्लास का नाम रखोगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि आपको हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल रखना पड़ेगा। तो ये लो जी, मेरी क्लास बन चुकी है, मेन नाम की मेरी क्लास
बनी। अब इस मेन नाम की क्लास में मैं नेम नाम का क्या दे देती हूँ, एट्रीब्यूट दे देती हूँ, जिसको मैं अभी लिखती हूँ नन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एज इक्वल्स टू नन। फॉर एग्जाम्पल मैं मेन नाम का चलो मेन नहीं, इसको एक काम करते हैं पर फॉर्म ही बना लेते हैं। ठीक है, आपको ढंग से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मैंने बना लिया फॉर्म। अब फॉर्म के आगे नेम होता है, एज होता है, यहाँ पर मैं सिटी लिख देती हूँ, सिटी भी मैं अभी के लिए नन छोड़ देती हूँ। तो ये क्या हो गया, ये मेरा ब्लूप्रिंट बन गया। मुझे बताओ ये ब्लूप्रिंट बना या नहीं बना, मुझे बताओ ये ब्लूप्रिंट बना नहीं बना। एक फॉर्म बना रही हूँ जिसके अंदर नेम, एज, सिटी, ये मेरा ब्लूप्रिंट बन गया। ठीक है, ये मेरी बन गई क्लास। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इन चीजों को क्या बोलते हैं, इसको अपन डेटा मेंबर्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं एंड वेरिएबल बोलते हैं। जब भी मैं ये तीनों वर्ड यूज करूँ तो इसका मतलब है जो भी मैं डेटा एक फॉर्म के अंदर है मैं उसी की बात कर रही हूँ। इसको मैं डेटा मेंबर्स भी बोलती हूँ, एट्रीब्यूट भी बोलती हूँ एंड वेरिएबल्स भी बोलती हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, इसका बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो सीखो। फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कुछ भी नाम दे दूंगी। कैसा नाम दे दूंगी, जैसे मैं वेरिएबल का नाम दे दी थी, फंक्शन का नाम दे दी थी। ठीक है, जैसे मैं क्लास का नाम दे रही हूँ, इसमें ऐसा कुछ कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर नहीं है, आप कैसे भी इसका नाम दे सकते हो। फिर आपको इधर किस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो आपको इधर क्लास लिखनी है, वो आपको इधर क्लास लिखनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है, ये जो फॉर्म ओबीजे है, ये फॉर्म का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट 1, ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट 1। अब देखो इसको मैं रन करूंगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई गैस कर सकता है। इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको प्रिंट नहीं कराया है एंड मैंने नेम एज सिटी की कुछ भी वैल्यू नहीं दी है। अब एक काम करता है, मुझे वैल्यू देनी है तो मैं वैल्यू कैसे दूंगी। ये देखो जो मेरा फॉर्म ओबीजे है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो एक इंस्टेंट होता है, एक पार्ट होता है क्लास का। अब देखो क्लास का पार्ट होने का क्या मतलब है, इंस्टेंट होने का क्या मतलब है। आप काफी बार बुक की डेफिनेशन देखने वाले हो, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट। तो बेसिकली अब आपको इंस्टेंट का रियल मीनिंग पता चलेगा, इसका मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म ओबीजे 1 डॉट नेम, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं नेम दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रांशी, मेरा नाम प्रांशी। ठीक है, मुझे मेरा ही बैंक अकाउंट खोलना है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, मैंने फॉर्म ओबीजे, मेरा फॉर्म ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इधर खोला फॉर्म ओबीजे, फिर मैंने इधर लगाया डॉट। डॉट ऑपरेटर क्या करेगा, डॉट ऑपरेटर का मीनिंग ये है कि ये इसको कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों चीज को कनेक्ट कर रहा है एंड डॉट नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नन की जगह मैंने अब क्या प्लेस कर दिया, प्रांशी प्लेस कर दिया। ये होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट, ये जो डेटा मेंबर है इसको एक्सेस कर पा रहा है, इस पे काम कर पा रहा है, उसके लिए मैं डॉट ऑपरेटर यूज करती हूँ। मुझे बताओ समझ में आया। मुझे एक नेम देना है, मुझे एक डेटा देना है, तो मैं कैसे दूंगी, फॉर्म ओबीजे ऑब्जेक्ट मेरा एक इंस्टेंट होता है, मैं पहले वो इंस्टेंट लिखूंगी, मेरा वो ऑब्जेक्ट लिखूंगी, फिर मैं डॉट ऑपरेटर एक कनेक्टिविटी दूंगी जो मैं डॉट ऑपरेटर से देती हूँ, फिर मैं इधर लिख दूंगी नेम, जो जिसका भी मुझे जिस डेटा मेंबर के ऊपर मुझे जिस वेरिएबल जिस एट्रीब्यूट के ऊपर मुझे काम करना है मैं वो उधर दे दूंगी, फिर मैं इक्वल्स टू लिख के वो डेटा लिख दूंगी। अब सेम मुझे सिटी देनी है तो सिटी कैसे दूंगी मैं, फॉर्म ओबीजे डॉट एज। फॉर एग्जाम्पल मैं एज दे देती हूँ मेरी 20। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पर दे देती हूँ फॉर्म ओबीजे डॉट सिटी। अब मुझे बताओ सिटी क्या दे दूं, XYZ दे दूं, कुछ भी दे रही हूं मैं। अब मुझे बताओ अब क्या इसका आउटपुट आएगा, अभी भी इसका आउटपुट कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने प्रिंट कराया नहीं है। अब जल्दी जल्दी से प्रिंट करा दो। प्रिंट क्या कराना है मेरे को, फॉर्म ओबीजे डॉट नेम, फिर मुझे क्या प्रिंट कराना है, फिर कॉमा, फॉर्म ओबीजे 1 डॉट एज, फिर मुझे वापस से प्रिंट कराना है फॉर्म ओबीजे डॉट सिटी। अब जैसे ही मैंने इधर प्रिंट कराया अब आपको यहाँ पर आंसर दिख जाएगा, आपको मिल गया प्रांशी 20 XYZ। तो मुझे बताओ समझ में आया। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट का मतलब एक पार्ट होता है, मेरा ये फॉर्म ओबीजे किसके पास गया, सबसे पहले ये गया अपना फॉर्म ओबीजे के पास, ऑलरेडी नेम एज सिटी का एक पार्ट पड़ा हुआ है। इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले, देखो आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर आपको हो रहा है तो अब ये क्लियर हो जाएगा। मैंने सबसे पहले फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मैंने ये ब्लूप्रिंट दिया, अब फिर मैंने एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट का मतलब है जो मेरा नेम एज सिटी है ये ब्लूप्रिंट ऑलरेडी ओबीजे के पास पड़ा हुआ है। एक ओबीजे क्या है, एक इंस्टेंट है, उसका एक मतलब सिपाही हो गया या एक असिस्टेंट हो गया। जैसे उसका एक असिस्टेंट है, फॉर्म का एक असिस्टेंट
स्टेटमेंट है फॉर्म ओबीजे, जिसके पास ये सारी चीजें पड़ी हुई है, नेम एज सिटी पड़ी हुई है। फिर जैसे ही मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया तो इसका मतलब है ये डॉट ऑपरेटर से क्या, इसके पास ऑलरेडी चीज पड़ी हुई है, जैसे मैंने डॉट ऑपरेटर लगाया तो ये चीज कनेक्ट हो गई एंड इसको क्या दे दिया, मैंने इसको एक वैल्यू दे दी। फिर जैसे ही मैंने इसको वैल्यू दी तो मेरे पास ओबीजे के पास तो ऑलरेडी नेम एज सिटी पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या एक इंस्टेंट है क्लास के पास, इसके पास भी सेम चीजें होगी जो क्लास के पास होगी। तो बेसिकली मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी, कुछ भी इसमें इशू नहीं है। आप ऐसे करो कि फॉर्म, ये जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ये क्या होगा, एक तरीके का असिस्टेंट होगा, जो भी मेरे फॉर्म के पास पड़ा हुआ है ये मेरे उस ऑब्जेक्ट के पास जरूर पड़ा हुआ होगा एंड उस पर मैं काम करूंगी। डॉट ऑपरेटर से मैं जो भी क्लास के अंदर जो भी चीजें हैं उसको मैं एक्सेस इजीली करा पा रही हूँ। फिर मेरे को प्रिंट करना तो भूलना नहीं, अगर मैं प्रिंट नहीं करूंगी तो इधर मुझे कुछ आंसर दिखेगा नहीं। अपन ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब मुझे बताओ, मुझे इस फॉर्म के अंदर ही वैल्यू पास कर दूं तो कितना इजी रहे। मुझे बताओ अगर मैं इस फॉर्म के अंदर ही वैल्यू पास कर दूं तो कैसा रहे। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब ये मेरे को अलाउड नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर प्रांशीय नाम लिखूंगी तो ये एरर दे देगा कि भाई ये चीज अलाउड नहीं है। ये चीज चलो रन करके देखते हैं। यहाँ पर इसने एरर दे दी कि नहीं फॉर्म टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, मतलब ये अलाउड नहीं है। अब इसको अलाउड कैसे कराना है वो समझते हैं, क्योंकि अपना कोड वैसे भी इतना बड़ा हो रहा है। फिर क्लासेस लिखने का मतलब ही क्या हुआ, जब मुझे एक एक एलिमेंट को, एक एक डेटा मेंबर को या एक एक एट्रीब्यूट को मुझे ऐसे डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करना पड़े, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बनाऊंगी इसकी एक डेफिनेशन। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बनाऊंगी, इसकी एक डेफिनेशन, DEF करके एक डेफिनेशन बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। एंड जो भी आप सबसे पहला फंक्शन बनाओगे वो होता है मेरा इनिट फंक्शन, वो होता है मेरा इनिट फंक्शन। अब इनिट फंक्शन कैसे काम करता है वो अपन कुछ देर के अंदर समझेंगे। तो मैं क्या लिख देती हूँ, इनिट फंक्शन के अंदर मैं इधर सेल्फ लिख रही हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ इसलिए मैं सेल्फ लिख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इधर मैं क्या दे रही हूँ, नेम दे रही हूँ, अपने पास नेम था एंड फिर अपने पास क्या था, एज था एंड फिर क्या था, सिटी था। तो क्या हुआ, देखो ये डेफ कीवर्ड लगाने का मतलब ये हुआ कि मैं फॉर्म के अंदर डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट अभी पास नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इधर एक डेफिनेशन लिखी, ये देखो रूल है, जिन्होंने पाइथन बनाई उन्होंने पाइथन को ऐसे ही डिजाइन करा है। अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या पढ़ रहे हैं, चाहे से जो भी उन्होंने डिजाइन करा अपन वही तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो अपन वही सीख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ डाउट नहीं कि एकदम से कैसे आ गया, क्योंकि जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है उन्होंने ऑलरेडी इसको डिफाइन करके बताया है कि हाँ ऐसे ही होगा, उन्होंने रूल्स बनाए। अब देखो क्या हुआ, मैंने एक डेफिनेशन बनाई, एक फंक्शन बनाया इनिट नाम का। अब इनिट नाम का फंक्शन क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेसिपी बना रही हूँ, आप एक केक बना रहे हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक रेसिपी नाम की क्लास बना लूंगी। अब उस क्लास में कुछ चीजें तो कॉमन होगी, फॉर एग्जांपल मुझे आटा और उसके अंदर बेकिंग सोडा तो डालना ही डालना है। एक्चुअली मुझे केक बनाना आता नहीं है तो मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या मैंडेटरी होता है, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि उसके अंदर आटा एंड बेकिंग सोडा मैंडेटरी है, तो वो तो मुझे डालना ही डालना है। तो ये क्या हुआ, इनिट फंक्शन बेसिकली यही काम करता है। फॉर्म के अंदर एक ऐसी चीज अपन परमानेंटली ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कितने तरीके का फॉर्म बनाऊं, जैसे वो SBI का हो, HDFC का हो, ICICI का हो, उसमें एक चीज कॉमन होगी, आपका नेम, एज और आपकी सिटी। तो ये क्या हुआ, ये मैं इनिट फंक्शन में डाल दूंगी, मतलब मैं कितने ही तरीके का ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं कितनी ही तरीके की बातें कर लूं, मैं कितनी ही तरीके से क्लास को हैंडल कर लूं इधर उधर से। अभी अपन सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो ये इनिट फंक्शन क्या करता है, ये चीज परमानेंट है, ये तो फॉर्म के अंदर हमेशा होगी ही होगी। ये जब भी मैं फॉर्म क्लास की बात करूंगी, फॉर्म क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूंगी, तो उसके अंदर नेम, एज, सिटी तो इंक्लूड होगी ही होगी। वो काम किस लिए अपन कैसे करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फंक्शन से, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फंक्शन से। मुझे बताओ बात समझ में आई, मैं कैसे लिखूंगी एक और बार समझते हैं। देखो इसमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना वरना पाइथन बुरा मान जाता है। मैं क्या करूंगी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है, इनिट होता है इनिट सेल्फ। अब इस सेल्फ का क्या मतलब है, देखो जब अपन अगर बिगर पिक्चर ले, ठीक है, अगर बिगर पिक्चर ले, अभी अपन धीरे धीरे समझेंगे। सेल्फ का मतलब आपको इनहेरिटेंस में ढंग से समझ में आएगा एंड पॉलीमॉर्फिज्म में तो और भी ढंग से समझ में आएगा, तो भी डरने की बात नहीं है। सेल्फ का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने इधर लिखा नेम, एज, सिटी, तो जो भी मेरा नेम, एज, सिटी है, जो भी ये मेरे इनिट फंक्शन, ये जो फॉर्म है मेरा, ये जो भी इनिट फंक्शन के अंदर ये जो भी डेटा है, ये भी जो भी वेरिएबल है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये मेरे किससे एसोसिएटेड है, ये मेरे फॉर्म से एसोसिएटेड है। अब देखो इधर मैं क्या लिखूंगी, इधर मैं लिख दूंगी सेल्फ डॉट नेम। इधर एक काम करते हैं, इधर अपन यूजर लिख देते हैं, ठीक है, इधर अपन यूजर लिखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ये डेट कौन देगा, ये मेरा यूजर देगा, यूजर ही तो फॉर्म भरेगा, ठीक है, ये मेरा यूजर देगा। अब सेल्फ डॉट नेम के अंदर क्या जाके स्टोर हो रहा है, 2 मिनट अभी आपको चीजें समझ में आ जाएगी, जैसे ही मैं चीजें लिखूंगी वैसे ही आपको समझ में आ जाएगी। यूजर नेम
ठीक है, अब मैं एक बार इसको लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। फिर मैं इधर लिख रही हूँ, एक बार इसको लिखने दो। यूजर एज, फिर आता है सेल्फ डॉट सिटी इक्वल्स टू यूजर सिटी। अब देखो क्या हो रहा है, सेल्फ क्या होगा, देखो इसमें क्या हुआ, इनिट फंक्शन में मैंने सेल्फ लगाया। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए हो तो आपने जावास्क्रिप्ट में दिस तो पढ़ा ही होगा, बिल्कुल सेल्फ दिस जैसा काम करता है। अब दिस कैसे काम करता है कि मैम आप ये बताओ, हमने तो जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल इतने सारे फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और डेटा बना देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और डेफिनेशन बना देती हूँ, उसका मैं नाम रखती हूँ माई सेल्फ। ठीक है, इसका मैं SBI नाम रख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका SBI नाम रख देती हूँ। ठीक है, अब SBI मैंने एक डेफिनेशन बना दी, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो गए। अब SBI के अंदर कुछ चीजें डिफरेंट होगी लेकिन कुछ चीजें सेम भी होगी। फॉर एग्जाम्पल उसमें भी यूजर नेम होता है, यूजर एज होता है, यूजर सिटी होता है, एंड कुछ चीजें ऐसी मिल जाए जो इसमें मैंने लिखी लेकिन बाद में वो चीज कॉमन हो जाए। तो बेसिकली सेल्फ कैसे काम कर रहा है, सेल्फ एक घर है जिसके अंदर मेरा यूजर का नेम पड़ा हुआ है, यूजर की एज पड़ी हुई है एंड यूजर की सिटी पड़ी हुई है। अब जब भी मेरे को इन डेटा मेंबर्स पे काम होगा तो मैं किसको लेटर लिखने वाली हूँ, उस घर को लिखने वाली हूँ, मतलब मैं सेल्फ को लिखने वाली हूँ। एक और बिगर पिक्चर से समझो, मेरा एक घर है, मुझे पता है मेरे घर में कितने मेंबर्स रहते हैं एंड उनको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन आता है, कुछ भी लेटर वगैरह आते हैं तो वो मेरे को पता है मेरे एड्रेस पर ही आते हैं क्योंकि उनका एड्रेस इधर है। जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो सारी चीजें इधर ही होती है। तो सेल्फ भी बेसिकली ऐसे काम कर रहा है। ये जो भी मैंने यूजर नेम करा वो मैंने किसके अंदर किसको एसोसिएट कर दिया, उसका एड्रेस दे दिया मैंने सेल्फ डॉट नेम। यूजर एज का मैंने एड्रेस दे दिया सेल्फ डॉट एज एंड यूजर सिटी का मैंने एड्रेस दे दिया सेल्फ डॉट सिटी। तो इसमें क्या होगा, जब भी मैं यूजर नेम, यूजर एज, यूजर सिटी को काम में लूंगी तो ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट सिटी में हो रहा है। अब चाहे से मैं यहाँ पे कितने ही तरीके के यूजर नेम आ जाए, कितने ही तरीके के यूजर सिटी आ जाए, लेकिन तब भी मुझे जब भी काम पड़ेगा तो मेरा सेल्फ डॉट नेम से मैं इजिली इसको एक्सेस कर पाऊंगी। किससे एक्सेस कर पाऊंगी, सेल्फ डॉट नेम से। जैसे कितने ही तरीके के तुम यूजर नेम लिख दो इधर, कितने ही तरीके, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सेम यूजर एज, यूजर नेम मैं इधर भी लिख देती हूँ। अब आता है यूजर नेम। ठीक है, इसको ढंग से समझने की कोशिश करना आएगा, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने इधर ही क्या लिख दिया, यूजर सिटी। अब इसमें भी यूजर नेम, यूजर सिटी है एंड इसमें के अंदर भी है, लेकिन सेल्फ डॉट नेम में कॉल, जब भी मैं सेल्फ डॉट नेम लिखूंगी तब कौन सा डेटा आ जाएगा, मेरा यूजर नेम वाला डेटा आ जाएगा। तो इसलिए अपन सेल्फ लिखते हैं। एंड एक और चीज है, जरूरी नहीं आप सेल्फ लिखो, आप इधर कुछ भी लिख सकते हो। आप इधर जरूरी नहीं सेल्फ ही लिखो, आप इधर इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। लेकिन एक चीज पॉइंट देने वाली ये है कि आप जब भी इसका नाम लिखोगे ये हमेशा फर्स्ट पैरामीटर ही होगा। ऐसे नहीं कि अपने सेल्फ को इधर से हटा के, मेरा तो मन नहीं कर रहा है सेल्फ को मैं इधर से हटा देती हूँ, है ना, मैं सेल्फ को इधर से हटा के दूसरे पैरामीटर पे लिख देती हूँ। तो भाई मेरे पाइथन को तो इतना ज्यादा बुरा कभी नहीं लगा होगा जितना वो उसको अभी बुरा लग जाएगा। ये बता देगा भाई तुम क्या हो, जैसे तो अभी एरर दे नहीं रहा है लेकिन ये एरर होती है। ठीक है, ये एरर होती है। आप कभी भी सेल्फ को दूसरे पैरामीटर में नहीं लिख सकते, हमेशा जब भी इसका पैरामीटर आप लिखोगे इसको फर्स्ट पैरामीटर में ही लिखोगे। कैसे लिखोगे, फर्स्ट पैरामीटर में ही लिखोगे। आई गेस कि आपको सेल्फ का मीनिंग समझ में आया होगा। इधर मैं यूजर नेम कर देती हूँ, सेल्फ का मीनिंग समझ में आया होगा। अब क्या होगा, अब मैं इजीली, मैंने क्या बनाया, इस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इजीली इस फॉर्म के अंदर डेटा दे सकती हूँ। मैं कैसा डेटा दूंगी, सबसे पहले मैं डेटा दूंगी नेम, फिर कौन सा नेम, मैं मेरा नाम ही दे देती हूँ प्रांशी। ठीक है, एंड फिर मैं दूंगी एज मैं दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 एंड फिर मैं सिटी दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल XYZ। तो ये क्या हो गया, अब मैं इजीली इस पे पास कर सकती हूँ। क्या पास कर सकती हूँ, इस पे मैं मेरे जो डेटा है उसको पास कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, एनीवन गेसेस, मुझे प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा। अगर मैं प्रिंट नहीं कराऊंगी तो कुछ भी मेरे को ये कंसोल में कुछ भी नहीं दिखेगा। तो चलो जल्दी से प्रिंट करा देते हैं, टिक देना है एंड इसके अंदर मुझे मेरा ऑब्जेक्ट लिख देना। अब जैसे ही मैंने इधर मेरा ऑब्जेक्ट लिख दिया, आपको एक आंसर देखने को मिलेगा कि मैम अभी तो ये क्या आ गया, लेकिन ये करेक्ट है। अब क्या हुआ, जब भी आप किसी स्ट्रिंग को पास करते हो ऐसे ऑब्जेक्ट में तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, इसलिए अपन को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को पास करना पड़ता है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसी होती है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, डेफ। वैसे ये आंसर ठीक है, अगर आप इसको दूसरे किसी कंपाइलर पर ट्राई करोगे तो ऑफकोर्स ये आंसर दे दे। लेकिन अगर मैं ऐसे में स्ट्रिंग पास करती हूँ, कोई भी मैं ऑब्जेक्ट
स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट पास करती हूँ तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए, प्रांशी 20xyz, जैसे मैं पहला आंसर आ रहा था, तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रिंग मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए मुझे एक स्ट्रिंग मेथड यूज करना पड़ता है। एक बार देखो, इसको ढंग से समझेंगे। स्ट्रिंग मेथड मुझे यूज करना पड़ता है। इधर भी मैं सेल्फ लगा देती हूँ, इधर भी मैं सेल्फ लगा देती हूँ। एंड जैसे ही मैंने इधर सेल्फ कराया, मैं इधर लिख देती हूँ प्रिंट। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट कराओ या रिटर्न कराओ, चलो रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न मेरे को क्या कराना है, मैं लिखूंगी एफ, फिर मैं लिखूंगी कोमा। ठीक है, मैं एफ कोमा, फिर मैं इधर लिखूंगी, क्या लिखने वाली हूँ, इधर मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, एंड इधर मैं लिखूंगी फिर एक और बार मैं ऐसे लिखूंगी, फिर मैं इसमें क्या लिखूंगी, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एज, फिर मैं इधर लिखूंगी, फिर मैं इधर लिखूंगी सेल्फ डॉट सिटी। मेरे को एक और मेथड लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, फिर इसके अंदर आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा एंड आपको एक स्ट्रिंग को ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न, फिर आपको f लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर में, फिर आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करके सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज एंड सेल्फ डॉट सिटी लिखना पड़ेगा। अभी क्यों लिखना पड़ेगा यार, ये तो जिन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई है उनसे पूछा। अगर मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देती हूँ कॉमेंट, अब जैसे ही मैंने इसको कॉमेंट करा था तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, मेरे को आंसर कैसे मिल रहा था, इस फॉर्म के अंदर मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्ट किस टाइप का बन रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब भी स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आपको एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर str ये मेथड यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर भी अपन ने सेल्फ क्यों लिखा है, इसके अंदर इसलिए मेथड सेल्फ लिखा है क्योंकि पहली बात तो ये सिंटेक्स है। ठीक है, अगर सिंटेक्स भी नहीं हुआ, ठीक है, पहली बात तो ये सिंटेक्स है, ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा। सेल्फ का मतलब है कि जो भी मैं इसके अंदर ट्रांसफर करूंगी वो किससे एसोसिएट हो जाएगा, वो str से एसोसिएट हो जाएगा। अभी देखो इंडेंटेशन आ रहा है, पाइथन को बहुत ही जल्दी बुरा लगता है। फिर आप लिखोगे एफ, फिर अंडरस्कोर, फिर कर्ली ब्रेसेस, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट ए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको इन दोनों को किसके अंदर स्टोर कराना है, मुझे इसको और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर कराना है। इसका मतलब है कि आप स्ट्रिंग को कैसा दिखाना चाहते हो, आप उसको इस फॉर्म के अंदर लिखोगे। ठीक है, आपको स्ट्रिंग को कैसे दिखाना है, कैसे फॉर्म करना है वो आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्फ डॉट एज, इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए, पैरेंथेसिस चाहिए, तो मुझे इधर पैरेंथेसिस देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसलिए यूज होती है चाहे आप जैसी भी आपको स्ट्रिंग दिखानी है वैसे आप उसको दिखा पाओ। देखो ये चीजें आपको अभी भी थोड़ी सी एडवांस लग रही होगी कि यार ये क्या हो गया, इतना सिंपल चीजें चल रही थी, ये सब बढ़िया था, ये ऑब्जेक्ट्स ने आके तो दिमाग खराब कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाओगे, जब आप दूसरों के प्रोजेक्ट देखोगे, थोड़ा सा पेशेंस की नीड है, सिर्फ एक पेशेंस की नीड है, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इनहेरिटेंस फाइनली एक और पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, जो भी अपन को बड़े बूढ़ों से मिला है, जो भी अपन को अपने एल्डर से मिला है, वही इनहेरिटेंस होता है। तो क्लास के अंदर भी इनहेरिटेंस ऐसे ही वर्क करता है। अभी तक अपन ने फॉर्म बना लिया था, अब मेरे को एक एचबीआई का फॉर्म के ऊपर काम करना है। एग्जाम्पल से समझे इनहेरिटेंस कैसे वर्क कर रहा है। इनहेरिटेंस का रियल मीनिंग जो है वही कोडिंग के अंदर भी बिल्कुल सेम उसका मीनिंग वही है कि एक क्लास में बनाऊंगी पेरेंट क्लास और एक में बनाऊंगी चाइल्ड क्लास। जो मेरी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी होगी, फॉर एग्जांपल नेम, एज, सिटी, वो मेरा चाइल्ड क्लास इजीली इनहेरिटेंट कर लेगा। मेरे को एक ही चीज को 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई, किस नाम की बनाई, फॉर्म नाम की मैंने एक क्लास बना ली। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फॉर्म नाम की क्लास बना ली। ठीक है, फिर मैं क्या बनाऊंगी, मैं एक डेफ नाम का क्या बनाऊंगी, मैं सबसे पहले इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करूंगी, मतलब एक फंक्शन डिफाइन करूंगी एंड उस फंक्शन के अंदर मैं दे दूंगी नेम, एज, सिटी। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले वाले एग्जांपल की तरह नेम, एज, सिटी। अब इसके अंदर मैंने यूजर नहीं लिखा क्योंकि इतना कौन लिखे जब नेम, एज, सिटी से अपन को समझ में आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगी, नेम, एज, सिटी के आगे मैं इधर सेल्फ क्या काम कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। सेल्फ घर है, किसका घर है, किसका घर है, इस नेम का घर है। मुझे बताओ ये सेल्फ डॉट नेम इस नेम का घर है, इसकी जगह मैं यूजर भी लगा सकती हूँ, यू लगा देती हूँ, तो इसका मतलब आप यूजर समझ जाना, इसका मतलब आप यूजर समझ जाना। ठीक है, इधर मैं यूजर लगा देती हूँ, जैसे आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि नेम इस साइड लिखा जाए या इस साइड लिखा जाए। ठीक है, इस पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर मैं लिखूंगी एज, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, यू एज, फिर मैं लिखूंगी सेल्फ, तो इक्वल्स टू सिटी, फिर इधर हो गया यू सिटी।
अच्छा कैपिटल यू, मैंने और थोड़ा सा टफ बना दिया, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है क्लास। अब इस क्लास के अंदर मुझे एक और चाइल्ड क्लास बना दिया। अब चाइल्ड क्लास का सिंटेक्स क्या होता है वो समझो। सबसे पहले मैं वापस से क्लास का सिंटेक्स यूज करूंगी। एसबीआई का फॉर्म बनाना है तो मैं एसबीआई लिखूंगी, लेकिन मुझे एक और इसके आगे पैरेंथेसिस लगाना है। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगी कि ये किसका बच्चा है, किसका ये पेरेंट है। इस एसबीआई का पेरेंट कौन है, फॉर्म है, तो मैं इधर लिख दूंगी फॉर्म। अब क्या हो गया, एसबीआई को एक आइडेंटिटी मिल गई। किसकी आइडेंटिटी मिली कि किसकी चाइल्ड क्लास है, ये इस फॉर्म की चाइल्ड क्लास है। फिर मैं लगा दूंगी मेरे फेवरेट बिंदु, ठीक है। तो ये मेरी बन चुकी है चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्या करूंगी, वापस से मेरे को ये डेफ करना है, मतलब जब भी मैं क्लास बनाऊंगी तब वो मुझे ये स्टार्टिंग का वो तो देना ही पड़ेगा, ये तो मुझे देना ही पड़ेगा। अभी क्यों देना पड़ेगा, अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हर चीज का मीनिंग ये होता है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई उन्होंने ऑलरेडी सिंटेक्स ऐसे दिए, उन्होंने कुछ रूल दिए, अपन वही रूल सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग क्या है, अपन वही रूल सीख रहे हैं। अब इसमें मेरे को डेफ इनिट वापस से क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये भी तो एक क्लास ही है। जब भी मैं क्लास बनाऊंगी उसमें मुझे सबसे पहला जो फंक्शन देना है, जो सबसे बड़ा मेथड देना है, जब भी मैं मेथड या फंक्शन यूज करूँ तो समझ जाना कि मैं फंक्शन की बात कर रही हूँ। मेथड एंड फंक्शन क्लास के अंदर सेम ही होता है। तो जैसे मैंने ये मेथड यूज करा, इसका मतलब ये सबसे स्टार्टिंग वाला वो है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एसबीआई के फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए, वापस से यूजर का नेम ही चाहिए, है ना। इसमें मेरे को यूजर का नेम ही चाहिए, यू नेम, मुझे यूजर का नेम चाहिए, मुझे यूजर की एज चाहिए, मुझे यूजर की सिटी चाहिए, एंड मुझे क्या चाहिए, यूजर का अकाउंट टाइप। इधर मैं लिख देती हूँ यूजर का अकाउंट टाइप। मुझे यूजर का अकाउंट का टाइप भी चाहिए, ठीक है। ये तभी तो अपन एक चाइल्ड क्लास लगी। अब मुझे यूजर नेम, यू एज, यू सिटी को वापस से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताना है कि ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट कैसे करेगा, उसको देखते हैं। अभी देखो एक सिंटेक्स है, अपन सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। सुपर के आगे मैं लगाऊंगी अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर लगाना है, याद रखना, इनिट। अब इनिट के आगे, ओहो ये ऑटो में जो भी देता है हमेशा गलत ही देता है। फिर मैं इधर लिखूंगी सेल्फ, एंड इधर मैं लिखूंगी यू नेम। मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट करनी है, मेरे को यूजर का नेम चाहिए, मुझे यूजर की एज चाहिए, मुझे यूजर की सिटी चाहिए। मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट करनी है, मुझे 3 तरीके की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट करनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले मुझे सेल्फ लगाना है, मतलब मेरे को यूजर का नेम इनहेरिटेंट करना है मेरे पेरेंट क्लास से। यूजर की एज करनी है, यूजर की सिटी करनी है। वो मैं किस फॉर्म के अंदर करूंगी, वो मैं सुपर कीवर्ड लिख के फॉर्म करूंगी। मैंने लिख दिया सेल्फ यूजर नेम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ क्या डिफाइन करना है, अब मुझे सेल्फ के अंदर जो मेरा नया कैंडिडेट है, कि नया कैंडिडेट कौन सा है, मेरा अकाउंट टाइप। तो मैं इधर लिख दूंगी अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में मेरे को क्या करना है, यूजर अकाउंट टाइप। सिर्फ मुझे ये डिफाइन करना है, मुझे ये यू नेम, यू एज, यू सिटी डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि सुपर कीवर्ड लगाते ही, ये स्टेटमेंट लिखते ही मेरी जो एसबीआई क्लास है उसने ये तीनों प्रॉपर्टी इनहेरिटेड कर ली है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अपन बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ फॉर्म का, फॉर्म ओबीजे। जैसे ही मैंने फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं इधर लिखती हूँ फॉर्म। अब इसके अंदर मुझे यूजर का नेम करना है, फॉर एग्जांपल प्रांशी। फिर मुझे यूजर की एज करनी है, फॉर एग्जांपल 5 ईयर ओल्ड, वैसे तो मैं 5 की नहीं हूँ। फिर मुझे करना है सिटी में कर देती हूँ XYZ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने XYZ करी, अब आपको एक इशू आएगा कि फॉर्मेटेड मुझे किस फॉर्म के अंदर स्ट्रिंग लिखनी है, फॉर्मेटेड के अंदर लिखनी है। तो मैं क्या यूज करूंगी, str फंक्शन यूज करूंगी। अब जैसे ही मैंने str फंक्शन यूज करा तो इधर आ जाएगा सेल्फ। देखो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का क्या मीनिंग है कि आप कैसे स्ट्रिंग को दिखाना चाहते हो। जब भी मेरे कंसोल में आएगा तो कैसी स्ट्रिंग दिखनी चाहिए भाई, अच्छी ही दिखनी चाहिए। तो रिटर्न f, फिर आप इसके अंदर लिखोगे अपना क्या लिखोगे, इधर मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट नेम। फिर मैं क्या लिखूंगी, फिर मैं वापस से लिखूंगी सेल्फ। ये आपकी जैसे आप लिखोगे, लिखते लिखते ट्राई करोगे, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। एज, ठीक है, एंड फिर आप लिखोगे सेल्फ डॉट सिटी। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अभी के लिए समझ लो, जब आप ट्राई करोगे तब जाके आपको चीजें और ढंग से समझ में आ जाएगी, ठीक है। रुक जाओ यार, इसमें इंडेंटेशन एरर है रही है। लेट मी सॉल्व माय इंडेंटेशन एरर। तो किधर लिखना है ये, ठीक है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये मैंने कर दिया रिटर्न फॉर्म के अंदर। अब लेट सी, इसको जब मैं रन करूंगी, अब मैं जब भी यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट, तो मुझे बताओ फॉर्म ओबीजे। जब भी मैं फॉर्म ओबीजे को प्रिंट कराऊंगी तब जाके आपको पता चल जाएगा।
हमेशा याद रखना सुपर के नीचे ही आपको लिखना है। अब मैं रन कराऊंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, प्रांशी वाई XYZ। अब मुझे एसबीआई में ये अकाउंट टाइप भी प्रिंट कराना है, तो अकाउंट टाइप मैं कैसे प्रिंट कराऊंगी, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगी एसबीआई फॉर्म का। मैंने एक ओबीजे बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इधर मैं लिखूंगी एसबीआई। अब इसके आगे मैं क्या लिखूंगी, अकाउंट टाइप में लिख देती हूँ सेविंग्स अकाउंट टाइप है। फिर जैसे ही मैंने इधर सेविंग्स लिखा, मुझे इधर प्रिंट कराना है, तो देखो अभी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या कराना है मुझे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर कराना है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर मुझे इधर वापस से एक और डेफ नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा, अंडरस्कोर str। जैसे ही मैं str इधर मैं लिखूंगी सेल्फ। देखो बिल्कुल सेम मेथड है, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तब जाके चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। कोलन लगाना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं क्या करूंगी, रिटर्न में मुझे क्या कराना है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मुझे क्या रिटर्न कराना है, मुझे रिटर्न कराना है सेल्फ डॉट नेम। वापस से सेल्फ डॉट नेम भी रिटर्न कराओगे। फिर आपको सेल्फ डॉट एज, फिर मुझे रिटर्न कराना है सेल्फ डॉट सिटी। ठीक है, फिर मुझे एक और रिटर्न कराना है इस फॉर्म के अंदर सेल्फ डॉट अकाउंट ACC अकाउंट TYP अकाउंट टाइप। ठीक है, सेल्फ डॉट अकाउंट टाइप। इसमें ध्यान रखना है कि आप स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना करो। फिर जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगी, लेट्स सी मेरा आंसर क्या आ जाएगा। ओके मुझे इधर सेविंग्स नहीं देनी पड़ेगी, मुझे इधर 3 देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेरा क्या है, नेम। इसमें मैं नेम दे देती हूँ फॉर एग्जांपल जिया। तो मेरे को जिया का अकाउंट बनाना है। अब जिया की डेफिनेशन करनी है। जिया की एज है फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स ओल्ड। एंड फिर जिया की सिटी है फॉर एग्जांपल MP, मध्य प्रदेश की है जिया। एंड इसका जो अकाउंट है वो है फॉर एग्जांपल करेंट अकाउंट। ठीक है, शायद इसके अंदर एक इशू है। इशू ये है कि यहाँ पर होगा, इसको आप ऐसा कर दो। ठीक है, अब जैसे आपने इधर करा, अब इसको रन करोगे तो आपको मिल जाएगा, जो मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसने रिटर्न करा प्रांशी 5XYZ, और जो मेरा दूसरा उसने रिटर्न करा जिया 20 MP करंट अकाउंट। तो क्या हुआ, बेसिकली मुझे ये जो नेम ए सिटी था वो मुझे SBI फॉर्म के अंदर चाहिए था, लेकिन मुझे वापस से ये सारी चीजें डिफाइन नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने इनहेरिटेंट करा। एंड ये जो भी आप चीजें देख रहे हो, ये सेल्फ str क्या काम कर रहा है, ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कर रहा है कि स्ट्रिंग जो मेरे कंसोल में कैसे दिखनी चाहिए उसको पता करा रहा है। एंड सेल्फ बेसिकली क्या कर रहा है, सेल्फ एक घर है। किसका घर है, ये जो भी इसके डेटा है, जिसको भी एसोसिएट कर रहा है, ये उसका घर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात है ये सेल्फ नेम, इस सेल्फ नेम का घर, यू नेम का घर क्या है, सेल्फ डॉट नेम, इसका घर क्या है, सेल्फ डॉट एज। जब भी मैं इन चीजों को यूज करूंगी तो मेरे को क्या चीजें मिलेगी, ये वाली सारी चीजें, जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो भी इसके अंदर डेटा है वो मुझे इधर मिल जाएगा। जब भी फॉर एग्जाम्पल जब मैं इनहेरिटेंट कर रही हूँ प्रॉपर्टी को, तो मैं ये सारी चीजें नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली सिर्फ एक सेल्फ अकाउंट बना रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है, यू नेम किसके पास जाएगा, सेल्फ डॉट नेम के पास जाएगा एंड पूरी चीजें रिटर्न कर देगा। मुझे बताओ चीजें समझ में आई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो गाइज अब अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग था, जो मेरे को मेरे बड़ों से मिला है वो इनहेरिटेंस है। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग बिल्कुल सेम है। इंग्लिश में पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म। अब इसको एग्जांपल से जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैंने एक क्लास बनाई एनिमल नाम की, एंड उसके अंदर मैंने एक मेथड दिया। कौन सा मेथड दिया, स्पीक नाम का मेथड दिया। फिर उसमें बेसिकली मैंने रिटर्न करा दिया एनिमल मेक अ साउंड। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ के अंदर मैंने कुछ भी वेरिएबल नहीं दिया, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिया गया है इसके अंदर। मैंने फिर दूसरी क्लास बनाई। कौन सी क्लास बनाई मैंने, उसकी ये कौन सी क्लास है, मेरी चाइल्ड क्लास है। किसकी चाइल्ड क्लास है, एनिमल की चाइल्ड क्लास है। एनिमल के अंदर डॉग आता है। फिर मैंने एक इनहेरिटेंस करके क्या बनाई, इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई। उस चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने क्या करा, मैंने लिखा स्पीक वुफ, मतलब डॉग कैसे बोलता है, वुफ करके बोलता है। फिर मैंने एक और एनिमल की दूसरी चाइल्ड क्लास बनाई। एक पेरेंट क्लास की कितनी भी चाइल्ड क्लास हो सकती है, ठीक है, आप कितनी भी चाइल्ड क्लास बना सकते हो। कैट भी किसकी क्लास है, चाइल्ड क्लास है, एनिमल की है। एंड वो कैसे बोल रही है, मियाओ बोल रही है। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया। एक मैंने क्या बनाई, एक मैंने पेरेंट क्लास बनाई, फिर उसके 2 चाइल्ड क्लास बनाई, डॉग एंड कैट, जिसके अंदर फंक्शन बिल्कुल सेम है। ये जो मेथड है मेरा, ये मेथड बिल्कुल सेम है स्पीक नाम का, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कभी कभार क्या होता है, आप बिल्कुल सेम नाम के मेथड्स को यूज कर रहे होते हो क्लासेस के अंदर, तो उसी को क्या होता है, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अभी बिल्कुल सेम नाम है तो मैं इसको कॉल कैसे
करूंगी। अब इसको कॉल कैसे करा जाता है, सबसे पहले मैंने एक डॉग नाम का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया एंड फिर मैंने डॉग को कॉल कर दिया, मतलब ये किसको एसोसिएट कर रहा है, ये मेरी इस क्लास को एसोसिएट कर रहा है। फिर कैट को लिखा, कैट किसको एसोसिएट कर रही है, इस क्लास को एसोसिएट कर रही है। ये डॉग एंड कैट मेरे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। फिर मैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इसके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर दूंगी। फिर मैंने प्रिंट करा दिया डॉग डॉट स्पीक। अब ये डॉग डॉट स्पीक किसके पास जाएगा, ये डॉग मेरा किसके पास जाएगा, डॉग किसको एसोसिएटेड है, इस क्लास को एसोसिएटेड है, तो ये डॉग किसके पास जाएगा, इस स्पीक फंक्शन के पास जाएगा, ये इस स्पीक मेथड के पास जाएगा। एंड जो मेरा कैट डॉट ये है, कैट डॉट स्पीक है, अब कैट किससे एसोसिएटेड है, मेरी कैट क्लास से। मेरी कैट क्लास कौन सी, ये वाली, तो ये कैट किसके पास जाएगी, ये कैट डॉट स्पीक किसके पास जाएगा, इस स्पीक के पास जाएगा। अब जैसे मैं इसको रन करूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा वूफ एंड मियाओ। तो ये होता है अपना पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है कि मेरा ऐसे सेम नाम के मेथड है, सेम नाम के मेथड है, लेकिन मैं इसको कॉल कैसे करूंगी, पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी एंड उस ऑब्जेक्ट, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही उसको ले सकता है, उसको ग्रैब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जगह मैं कैट लिखूंगी, अगर इसकी जगह मैं कैट लिखूंगी तो मेरा एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि कैट डॉग की क्लास में जाएगा। देखो इसको समझने की कोशिश करना, ढंग से समझना। मैंने एक डॉग नाम का एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, जो किसको एसोसिएट कर रहा है, इस डॉग को एसोसिएट कर रहा है। डॉग कौन सी क्लास है मेरी, ये वाली क्लास को एसोसिएट कर रहा है। तो तब भी मैं इधर डॉग लिखूंगी तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, जब भी मैंने प्रिंट लिखा डॉग डॉट स्पीक, तो ये जो मेरा डॉग है ये किसके पास गया, मेरी इस क्लास के पास गया। वैसे भी तो इसी क्लास का मेंबर है, तो इसने ये वाला स्पीक रिटर्न कर दिया। ये वाले मेथड के अंदर जो रिटर्न था वो मेरा रिटर्न आ चुका है। फिर मैं एक और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी कैट नाम का, फिर मैं इधर लिखूंगी कैट। अब मेरी कैट क्लास कौन सी है, मेरी कैट क्लास ये है, तो ये कैट किसके पास जाएगा, इस मेथड के पास जाएगा। जैसे मैंने कैट डॉट स्पीक लिखा तो ये कैट के पास एक ही चाह रहा है, कहाँ जाने का, सिर्फ इसी क्लास के पास जाने का चाह रहा है। एंड इस क्लास के अंदर इसको स्पीक के अंदर रिटर्न में मिला मियाओ, तो इसने मियाओ रिटर्न करा दिया, जो मुझे आंसर मिल चुका है। गाइस अभी तक अपन ने पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुकी है एंड जब अगर आप ये सेशन देख चुके होंगे या आप कभी भी बाद में देख रहे हो तो आपको फाइल हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग की वीडियो जल्दी आने वाली है। तो जब आप फाइल हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग करोगे तो आपकी कंप्लीट पाइथन हो जाएगी एंड फिर पाइथन के बाद आपको डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के लिए फिर आपको पाइथन की कुछ मॉड्यूल्स पढ़ने हैं एंड वो पूरी चीजें मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपको डिलीवरी दूंगी, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगी। एंड फिर पहले इसका रोड मैप ऐसा रहेगा, पहले पाइथन का ये वीडियो लेक्चर में आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड बेसिक फंडामेंटल पाइथन सीख ली होगी। फिर अपन आएंगे फाइल हैंडलिंग में या एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग में कि एरर्स को कैसे हैंडल करें, एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करें। फिर उसकी 2 वीडियो आएगी। फिर उसके बाद अपन मॉड्यूल के बारे में जाएंगे, पाइथन की मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें पाइथन का फिर मॉड्यूल्स को पढ़ के मॉड्यूल्स के ऊपर 3 आएगी जिसमें अपन नमपाई पांडास ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन एक पाइथन का फ्रेमवर्क जैंगो पढ़ने वाले हैं। फिर जैंगो के बाद फिर अपन मशीन लर्निंग की बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा ये जो भी आपको कोर्स मिलेगा ये काफ़ी ज़्यादा मैं काफ़ी मेहनत करके ये कोर्स आपको डिलीवर करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।